हेलो एवरीवन। तो टुडे विल डिस्कस द अमेंडमेंट्स जो आईसीएसआई ने नोटिफाई किए हैं। कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वाइल अपना कोर्स करते वक्त, और कुछ नोटिफिकेशन है जिसमें कुछ नए टर्मोलॉजीज भी इन्होंने यूज़ किए हैं, कुछ नई डेफिनेशंस इंसर्ट किए हैं। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 1। तो देखिए चैप्टर 1 जो है इसमें एक डेफिनेशन ऐड की हुई है, माइग्रेटेड वेंचर कैपिटल फंड। एक नया टर्म, नई डेफिनेशन इंसर्ट की है इस बार, दैट इज व्हाट माइग्रेटेड वेंचर कैपिटल फंड। तो अमेंडमेंट से ना कभी कभी एक क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए इन टर्म्स के ऊपर कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या मतलब है इसका? अ फंड दैट वाज previously registered as venture capital fund under SEBI Venture Capital Fund Regulation 1996। अच्छा, आपने AIF का नाम सुना है? सबने सुना है AIF? जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है ना हमारे AIF, इनको पहले वेंचर कैपिटल फंड बोला जाता था। रेगुलेशन का नाम ही वेंचर कैपिटल फंड था, अभी AIF ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन बना दी गई है। तो पहले जो वेंचर कैपिटल फंड के फॉर्मेट में थे उनको बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया गया, माइग्रेट किया गया था कि भाई अब आप AIF बना लो। अब इनके कंसर्न में एक नोटिफिकेशन निकाला उन्होंने, क्या बोला कि जो पहले वेंचर कैपिटल फंड के फॉर्मेट में रजिस्टर्ड थे एंड सब्सिक्वेंटली रजिस्टर्ड अंडर SEBI AIF रेगुलेशन एज अ सब कैटेगरी ऑफ वेंचर कैपिटल फंड कैटेगरी 1। आपको याद होगा 3 कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। तो AIF इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो माइग्रेटेड फंड किसको बोल रहे हैं हम? भाई जो माइग्रेट होके आए हैं, कहाँ से माइग्रेट होके आए हैं? जो पुराने वेंचर कैपिटल फंड रेगुलेशन था वहाँ से माइग्रेट होकर के न्यू AIF रेगुलेशन कैटेगरी 1 में रजिस्टर्ड हुए, उन्हीं को हम माइग्रेटेड वेंचर कैपिटल फंड बोल रहे हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई? तो व्हाट हैपन एक्चुअली कि पहले था वेंचर कैपिटल फंड, दिस इज बीइंग कन्वर्टेड देखो, earlier there was venture capital fund। कौन से रेगुलेशन में? वेंचर कैपिटल फंड रेगुलेशन में। और ये रेगुलेशन खत्म हो गया, उसके बाद क्या आ गया? AIF आ गया। तो ये जो वेंचर कैपिटल फंड थे ये AIF जो न्यू रेगुलेशन बना इसमें माइग्रेट हुए, और कौन सी कैटेगरी में? कैटेगरी 1 में। तो ये वेंचर कैपिटल फंड्स आर नोन एज माइग्रेटेड वेंचर कैपिटल फंड। इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? चले आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो पहले थे वही माइग्रेट होकर के कैटेगरी 1 में आ गए। तो जो माइग्रेट होके आए ना उनको माइग्रेटेड वेंचर कैपिटल फंड बोल रहे हैं हम। ठीक है, चलो। Definition of venture capital fund is amended to include migrated venture capital fund. So what it says, the definition is reproduced as below. Venture capital funds means AIF which invest primarily in unlisted securities of startup, emerging or early stage venture capital undertaking, mainly involved in the new products, new services, technology, intellectual property rights based activities or a new business models, and shall include angel fund as defined in chapter 3A and migrated venture capital fund as defined in chapter 3D। तो जो वेंचर कैपिटल फंड है उसकी बाकी पूरी डेफिनेशन तो सेम है, उस डेफिनेशन में एक वर्ड एड ऑन हो गया है, एंड माइग्रेटेड वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड का मतलब क्या होता है? जो स्टार्टअप्स, इनोवेटिव आइडियाज़ वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यही होते हैं ना वेंचर कैपिटल फंड्स। अच्छा, क्या इनमें एंजल फंड्स भी आते हैं? यस आते हैं, पढ़ा है ना हमने एंजल फंड भी। अच्छा, साथ ही में इसमें एक नया वर्ड और ऐड हो गया, एंड इंक्लूड्स व्हाट? माइग्रेटेड वेंचर कैपिटल फंड्स भी इसके अंदर आ गए हैं। इज इट ओके? एंड वेंचर कैपिटल फंड्स में सीक रजिस्ट्रेशन अंडर SEBI AIF रेगुलेशन as migrated venture capital funds in terms of chapter 3D within 12 months from the date of notification। और ये नोटिफिकेशन अभी कब आया है? 2024 में ही आया है। तो 2024 के 12 महीने के अंदर जिन जिन को भी माइग्रेटेड वेंचर कैपिटल फंड में अपने आप को रजिस्टर कराना है वो रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन सिर्फ कौन करा सकते हैं? जो पहले वेंचर कैपिटल फंड रेगुलेशन के अंदर एज अ वेंचर कैपिटल फंड रजिस्टर्ड थे, उनको यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप अगर चाहो तो 12 महीने के अंदर अंदर माइग्रेटेड वेंचर कैपिटल फंड की तरह अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो। इज इट ओके?
चलिए नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं चैप्टर 1 में ही। रेगुलेशन नंबर 3 सब रेगुलेशन नंबर 4 क्लॉज बी ऑफ सेबी एआईएफ रेगुलेशन। एआईएफ के बारे में हमने कोई रेगुलेशन वगैरह पढ़ी नहीं है, रेगुलेशन नंबर से हमें कोई मतलब भी नहीं है। एआईएफ इन्वेस्टमेंट फंड सीकिंग रजिस्ट्रेशन इन कैटेगरी 2 एआईएफ which does not fall in category 1 and 3 है ना, and which does not undertake leverage or borrowing other than as permitted in these regulation है ना, ये लिखा हुआ था ना। अच्छा, the word to meet day to day operational requirement are omitted, तो उस definition में से ये word हटा देना, to meet day to day operational requirement। कैटेगरी 2 AIF की definition पढ़ी थी ना हमने, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि which does not fall under category 1 and 3 and which does not leverage है ना, बोरिंग किसके लिए, टू मीट डे टू डे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। तो ये जो होता है ना, टू मीट डे टू डे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, ये ओमिट करना है हमें, हटा देना उसको, काट देना उसमें से। मतलब डे टू डे ऑपरेशन वाला हटा दो, मतलब किसी भी पर्पस के लिए लिवरेज नहीं लेना है। अब लिवरेज किसी भी पर्पस के लिए नहीं लेना है, ये मतलब वो, ठीक है। देखो ऐसा है, आपको याद है एआईएफ कैटेगरी 1 AIF we had 3 categories, कैटेगरी 1, 2 and 3, ठीक है। अच्छा, कैटेगरी 1 में कौन आते थे, अरे कैसी बातें कर रहे हो, लीवरेज तो सिर्फ कैटेगरी 3 ले सकता था, हेज ये थे ना, तो लीवरेज तो यहीं अलाउड था ना, यहीं तो अलाउड था, ठीक है। अच्छा, कैटेगरी 1 तो कौन से वाले थे, हाई रिस्की वाले थे, एसएमई वगैरह है ना, एसएमई स्टार्टअप्स है ना, और सोशल है ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, ये इस तरह के यहाँ पे वेंचर्स थे। और कैटेगरी 2 की डेफिनेशन क्या थी, विच डज नॉट फॉल अंडर कैटेगरी 1 and 3, दोनों में फॉल नहीं करते, प्लस साथ में क्या नहीं लेते, लीवरेज नहीं लेते, लीवरेज नहीं मतलब लोन नहीं लेते हैं है ना, और अगर लोन लेते भी तो सिर्फ किसके लिए, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, ऐसा लिखा हुआ था उस डेफिनेशन के अंदर। तो यहाँ पे इसने क्या बोला हमें, हाँ अब आई समझ में बात, हाँ ऑल डन है, या मैं वो शो करूँ आपको, अब आ गया ना याद अच्छे से, ठीक है फाइन। हाँ जी, चलो बस चैप्टर 1 में इतना ही है। तो चैप्टर 1 में एक तो माइग्रेटेड वेंचर कैपिटल फंड जो है उनकी डेफिनेशन ऐड ऑन करनी है, और जो एआईएफ कैटेगरी 2 की डेफिनेशन है उसमें थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन, मतलब बस ये हटाना है वर्ड टू मीट डे टू डे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, बस इतनी सी लाइन हटानी है हमें, नया ऐड ऑन कुछ नहीं करना है। चलो चैप्टर 2 पे आ जाओ। आपको पता है ये T+1 ट्रेडिंग सेटलमेंट चलता है ना। अच्छा, कुछ सिक्योरिटीज़ के लिए T+0 का यहाँ पे एडवांटेज सेबी ने प्रोवाइड किया है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बीटा वर्जन ऑफ T+0 रोलिंग सेटलमेंट साइकिल ऑन ऑप्शनल बेसिस इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग T+1 सेटलमेंट साइकिल। तो जो T+1 जो है वो तो चलेगी, लेकिन कुछ सिक्योरिटीज़ पे हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप T+0 भी कर सकते हो। T+0 मतलब सेम डे सेटलमेंट। तो क्या बोला, SEBI has issued a framework to introduce the beta version of T+0 trade settlement cycle on an optional basis। कंपल्सन नहीं है, ऑप्शन दिया है स्टॉक एक्सचेंजेस को कि आप चाहो तो अडॉप्ट कर सकते हो, विद इफेक्ट फ्रॉम 28 मार्च 2024, एंड दिस विल बी in addition to the existing T+1 settlement cycle in the equity cash market. The beta version of T+10 settlement will be introduced for a limited set of 25 scripts, मतलब सिर्फ और सिर्फ 25 स्क्रिप्ट्स के लिए, मतलब 25 स्टॉक्स के लिए अवेलेबल है ये, ज़्यादा ये नहीं कि हर सिक्योरिटी के लिए होगा, सिर्फ 25, इतनी सारी लिस्टेड कंपनीज में सिर्फ 25 कंपनीज के लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा विद लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रोकर्स, और वो भी हर ब्रोकर के पास अवेलेबल नहीं रहेगा, कुछ सर्टेन कंडीशंस फुलफिल करने वाले ब्रोकर्स के पास ही रहेगा। All investors are eligible to participate in the segment of T+0 settlement cycle if they are able to meet the timeline process and the risk requirement as prescribed by the MIIs. And during time frame कितना रहेगा, 9:15 से 1:30 बस, 9:15 से 1:30, मतलब इसमें पूरा टाइम नहीं मिलेगा। जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग आवर तो 3:30 बजे तक होते हैं, 3:30 तक होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर T+0 सेटलमेंट साइकिल में आप 25 स्क्रिप्ट जो परमिटेड है और आपके एलिजिबल ब्रोकर के साथ खरीद रहे हो तो उसमें आप ट्रेड कर पाओगे, लेकिन उसके लिए 9:15 से 1:30 बजे तक का टाइम मिलेगा आपको।
Continuous trading session, a short and settlement cycle will bring cost and time efficiently. Transparency in charges to investors and strengthen risk. Management at clearing corporation. जितना टाइम शॉर्टन करोगे उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट कटिंग होगी, सब कुछ चीज़ें उतनी अच्छी होगी. ठीक है, चलिए तो ये हो गया. T+0 किसके लिए हुआ? ये 25 स्क्रिप्ट्स के लिए है और वो भी ऑप्शनल बेसिस पे है, वो भी सिलेक्टेड ब्रोकर्स के साथ ही रहेगा. चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4, सेबी एक्ट. देखो कॉस्ट तो नहीं, वैसे तो आप स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसकी फीस तो लगती है ना. नहीं, वो नॉर्मल जो कॉस्ट लगनी है वो तो लगेगी ही लगेगी, बट आपका टाइम रिड्यूस हो गया ना. हाँ. नहीं, अलग से कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, वो तो के लिए अवेलेबल है, वो आपको आप ट्रेड कर सकते हो एज एन इन्वेस्टर. T+0 में भी ट्रेड कर पाओगे. ठीक है ना, मतलब आपके उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में आप अगर ट्रेड करो तो सेम डे ही आपको डिलीवरी मिल जाएगी, अलग से कोई कॉस्ट नहीं है. ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, सेबी एक्ट. हाँ जी, इस कोर्स नाम तो सुनाइए, हमने सेबी एक्ट में पढ़ा था ना हमने. तो इस कोर्स पे आपको याद है, इस कोर्स की वेबसाइट हमने पढ़ी थी, कौन सी वेबसाइट थी? इस कोर्स की वेबसाइट होती है ना, लिंक जिस पे जाकर के आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. तो पहले कौन सी थी? scores.gov.in है ना. ये अभी न्यू वर्जन है, न्यू वर्जन ऑफ स्कोर्स, दैट इज व्हाट scores.gov.in. पहले जो आपका ओल्ड वर्जन हुआ करता था ना वो हट गया है, अब उसकी जगह पे न्यू वर्जन आ गया है स्कोर्स का. तो scores.sebi.gov.in पे जाकर के अब आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. और जो पुरानी आपकी कंप्लेंट्स हैं ओल्ड स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे, उस पे आप जाकर के चेक कर सकते हो. नई कंप्लेंट नहीं फाइल कर पाओगे, उस पे जाकर के आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि आपकी कंप्लेंट का क्या स्टेटस चल रहा है. तो अभी और स्मूदन करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए सेबी ने इस कोर्स के लिए एक सेपरेट प्लेटफॉर्म, तो वर्जन 2 आ गया एक तरह से. तो व्हाट इट सेड कि सेबी हैज लॉन्च्ड अ न्यू वर्जन ऑफ स्कोर्स 2. The new version of scores strengthen the investor complaints redress mechanism in the securities market by making the process more efficient through auto routing, auto escalation, monitoring by the designated bodies and reducing the timelines. तो यहाँ पे आपका जो भी टाइमलाइन है वो रिड्यूस किया जाएगा, along with यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे और मतलब जो है ऑटो रूटिंग, मतलब चीज़ें ऑटोमेशन के अंदर सब अपने अपने डिपार्टमेंट के पास पहुँच जाएंगी और चीज़ों को स्मूदन किया गया है, फास्टन किया गया है. तो मेन ऑब्जेक्टिव जो हर्डल्स, जो प्रॉब्लम्स पहले स्कोर्स पे थी उसको एलिमिनेट करने के लिए नया प्लेटफॉर्म बनाया गया है स्कोर्स 2. द न्यू स्कोर सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन मेड मोर यूजर फ्रेंडली. स्कोर इज एन ऑनलाइन सिस्टम where investors in the securities market can lodge their complaints through the web URL and app. Investors can lodge complaint only through the new version score, that is what scores.sebi.gov.in. और ओल्ड स्कोर्स जो था scores.gov.in, इसमें सेबी नहीं था पुराने वाले में. जो पुराना लिंक है वो scores.gov.in था, अभी जो नया वाला है scores.sebi.gov.in आ गया है ना. वुड नॉट बी एबल टू लॉज अ न्यू कंप्लेंट. तो जो पुराना वाला प्लेटफॉर्म है उस पर आप कंप्लेंट नहीं डाल पाओगे, अभी सिर्फ न्यू प्लेटफॉर्म पे कंप्लेंट डाल सकते हैं. लेकिन इन्वेस्टर्स कैन चेक द स्टेटस ऑफ देयर कंप्लेंट ऑलरेडी लॉज्ड इन द ओल्ड स्कोर्स. तो ओल्ड स्कोर्स पे ऑब्वियसली आपने पुरानी कंप्लेंट डाली है तो ये थोड़ा पुराना डाटा इरेज कर दिया उन्होंने. पुराना डाटा आज भी मेंटेन्ड है, आप उस पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हो, क्या क्या वहाँ पे एक्शन लिए गए हैं वो सब कुछ आप चेक कर सकते हो, बट आप न्यू कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते. तो न्यू कंप्लेंट के लिए स्कोर्स 2 प्लेटफॉर्म पे फाइल करनी पड़ेगी. इज इट ओके? चलें नेक्स्ट आ जाओ इंटरमीडियरीज पे. चैप्टर नंबर 6, सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज. अच्छा याद है बैंकर्स टू द इशू पढ़ा था हमने, याद है आपको? अच्छा, बैंकर्स टू द इशू क्या क्या कर सकता है उसके बारे में हमने कुछ कहानी पढ़ी थी, जैसे एप्लीकेशन वगैरह एक्सेप्ट कर सकते हैं, याद है? कॉल मनी रिसीव कर सकते हैं, रिफंड पढ़ा था ये हमने, डिविडेंड विविडेंड ये तो पढ़ा था ना हमने. ये पॉइंट तो सेम है, ये 3 पॉइंट और ऐड ऑन हो गए न्यू. ये 3 पॉइंट्स और ऐड ऑन करने हैं आपको उस टॉपिक में. कौन सा काम और कर सकता है? प्रोवाइडिंग एस्क्रो सर्विसेज. ये तो हमें पता है ना, बैंकर्स टू द इशू ही हमें एस्क्रो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. लिखा हुआ नहीं था, अभी याद आ गया इनको तो लिख दिया उन्होंने. तो एस्क्रो की फैसिलिटीज देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इशू मैनेजमेंट, बायबैक, डीलिस्टिंग. आपको याद होगा हमने सारे रेगुलेशन पढ़े, उन सब में एस्क्रो अकाउंट हमने ओपन किया था. तो ऑब्वियसली एस्क्रो अकाउंट तो हमें बैंक ही प्रोवाइड कर रहा है, तो ये फैसिलिटी तो बैंक दे ही रहा था. देन
ओपनिंग ऑफ सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर डिपॉजिटिंग द प्रोसीड्स ऑफ IPO। याद है आपको IPO के वक्त भी हमने पढ़ा था कि सेपरेट बैंक अकाउंट खोला जाता है ना। और इवन कंपनी को वो पैसे कब मिलता है, जब इशू सक्सेसफुल हो जाता है, उससे पहले कंपनी को पैसा नहीं मिलता है, तो इसलिए भी सेपरेट अकाउंट का काम यहाँ पे आएगा। एंड सच अदर एक्टिविटीज एज में बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी। ओके, तो ये तीनों पॉइंट्स याद रहेंगे, एक तो कोई पॉइंट ही नहीं है, दोनों पॉइंट हम ऑलरेडी जानते हैं वैसे तो, एक तो एस्क्रो अकाउंट वाला और IPO FPO के केस में सेपरेट अकाउंट, ये दोनों पॉइंट हमें ऐड करने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है मर्चेंट बैंकर के कंसर्न में क्या अमेंडमेंट है। मर्चेंट बैंकर Regulation 20 relating to the responsibility of the lead manager is substituted. The same is provided here under. तो इनकी responsibility जो lead manager की हमने पढ़ी थी, no lead manager shall agree to manage or be associated with any issue unless its responsibilities relating to the issue, particularly those of disclosures, allotment, refund, are clearly defined, allocated and determined, and a statement specifying such responsibility is disclosed in the DOD and the OD। आपको याद है हमने लीड मैनेजर के कंसर्न में कहानी पढ़ी थी कि एक कंपनी में 1 और मोर लीड मैनेजर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं, है ना, और उनमें से कम एक जो होगा जिसका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। आ गई याद, कहानी आ गई ना। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है कि लीड मैनेजर अपॉइंट होएगा ही नहीं अगर वो एसोसिएटेड है। तो पहले तो हमने क्या बोला था कि भी लीड मैनेजर अपॉइंट हो सकता है अगर उसका इंटरेस्ट डिस्क्लोजर हो जाए, अभी बोलते हैं अपॉइंट होएगा ही नहीं अनलेस व्हाट, रेस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू द इशू, मतलब जब तक कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इशू में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो एसोसिएटेड होते हैं वो इशू से रिलेटेड कोई काम नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह तैयारियां करवा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा वो ड्यू डिलिजेंस, कंप्लाइंसेस ये कुछ नहीं करते हैं वो, है ना। तो अनलेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू द इशू पर्टिकुलरली दोज ऑफ डिस्क्लोजर्स, अलॉटमेंट एंड रिफंड आर क्लियरली डिफाइंड, तो अगर ये सारे रोल उसके पहले से प्री डिफाइंड नहीं है तो वो एसोसिएटेड अगर है तो उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ये बात समझ में आ गई। एंड प्रोवाइडेड दैट वेयर देयर इज मोर देन वन लीड मर्चेंट बैंकर टू द इशू, the responsibility of each of the lead merchant banker shall clearly be demarcated and a statement specifying such responsibility shall be disclosed in the DOD and the OD। ये बात तो हमें पता है ना, एक से ज़्यादा अगर अपन अपॉइंट करते हैं तो सबका ड्यूटीज, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें प्री डिफाइन करनी पड़ेगी, और इन सब के बारे में डिस्क्लोजर कहाँ जाएगा, DOD एंड OD में जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आ गया अमेंडमेंट। चलिए नेक्स्ट है मर्चेंट बैंकर में ही रेगुलेशन नंबर 20 बने। रेगुलेशन नंबर से हमें कोई मतलब नहीं, आप तो अमेंडमेंट क्या है वो देखो, क्योंकि हम रेगुलेशन नंबर के हिसाब से पढ़ भी नहीं रहे थे, हम तो सिर्फ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ रहे थे वहाँ पे इंटरमीडिएट्स में। मर्चेंट बैंकर नॉट टू एक्ट फॉर इट्स एसोसिएट, नॉट टू एक्ट फॉर इट्स एसोसिएट, फिर से एसोसिएट वाली कहानी बोल रहा है। मर्चेंट बैंकर बीइंग अ प्रमोटर और एसोसिएट ऑफ आइदर ऑफ द इशूअर ऑफ द सिक्योरिटी और ऑफ अ पर्सन मेकिंग एन ऑफर टू सेल or purchase securities in terms of any of the regulation made by the board shall not lead, manage any issue or be associated with any activity undertaken under any of the regulation made by the SEBI by issuer or person। इस पूरी कहानी में क्लियर कट मना कर दिया कि अगर आप मर्चेंट बैंकर हैं और आपका कोई एसोसिएट इशूअर है और वो क्या कर रहा है, सैबी की रेगुलेशंस के अंदर कोई भी इशू लेके आ रहा है या कोई भी अदरवाइज काम कर रहा है, तो आप उसके अंदर लीड मैनेजर नहीं बन सकते। क्या नहीं बन सकते, लीड मैनेजर नहीं बन सकते। प्रोवाइडेड दैट अ मर्चेंट बैंकर हु इज एन एसोसिएट ऑफ द इशूअर और पर्सन मे बी अपॉइंटेड इफ इट इज इन्वॉल्व ओनली इन द मार्केटिंग ऑफ द इशू और ऑफर। आप अगर सिर्फ मार्केटिंग का काम कर रहे हैं तो आप अपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन आप लीड मैनेजर नहीं बन सकते। लीड मैनेजर कौन होता है, जो DD सर्टिफिकेट देता है, कंप्लाइंस सर्टिफिकेट देता है, तो वो आप अपॉइंट नहीं हो सकते। आप सिर्फ मार्केटिंग से रिलेटेड काम करना है तो सिर्फ वही कर सकते हो। एम आई क्लियर। चलिए आगे बोलता है रेगुलेशन 22B जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मर्चेंट बैंकर एज एन अंडरराइटर, सब रेगुलेशन नंबर 3 सब्स्टिट्यूटेड। अ मर्चेंट बैंकर इफ कॉल्ड अपॉन pursuant to an agreement for underwriting to subscribe to the securities of a body corporate shall subscribe to the said securities prior to the finalization of the basis of allotment। What it said, पहले एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी,
समझ रहे हो आप? मतलब अंडर राइटिंग अग्रीमेंट हो रहा है ना, तो अंडर राइटिंग अग्रीमेंट है, इसका मतलब ऑब्लिगेशन आ भी सकता है। तो कल को फिर मर्चेंट बैंकर मुकर जाए, नहीं मैं मेरे पास पैसे नहीं है, ये है वो है, तो ये सब कुछ लफड़े में पड़ना ही नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ही सिक्योरिटी सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, और फिर कंपनी देखेगी कि भाई कंपनी के पास अंडर सब्सक्रिप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर कंपनी के पास प्रॉपर अलॉटमेंट हो रहा है तो अंडर राइटर्स को अलॉटमेंट नहीं होगा, और अगर कंपनी के पास शॉर्टफॉल पड़ रहा है तो ही अंडर राइटर्स को अलॉटमेंट करेगी कंपनी। तो इसका मतलब इनको पहले से एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, तो टेंशन ही खत्म है। तो अब डिफॉल्ट का कोई केस ही नहीं होगा ना। इट्स जस्ट लाइक दैट कि मान लो अंडर राइटर ने बोला कि हम 50% जो है वो अंडर राइट कर रहे हैं, 50% अंडर राइट कर रहे हैं, तो इसका मतलब 50% का पैसा लाओ, पहले लाओ, है ना। फिर उसके बाद लोगों से पैसा आएगा, अगर लोगों का पैसा आ गया तो तुम्हें अलॉटमेंट नहीं करेंगे, और अगर लोगों से पैसा नहीं आया तो तुमको दे देंगे हम अलॉटमेंट। तो डिफॉल्ट का केस ही खत्म कर दिया इन्होंने। ये पहले क्या होता था कि अच्छा अंडर राइटर की ऑब्लिगेशन राइज होगी, अब उससे पैसा मंगा रहे हैं, फिर वो डिफॉल्ट कर रहा है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज a merchant banker shall submit to the board complete particulars of the transaction for acquisition of securities of a body corporate whose issue is managed by that merchant banker within 15 days from the date of entering into such transaction। तो जिस कंपनी का वो मर्चेंट बैंकर अपॉइंटेड है, अगर उस कंपनी की सिक्योरिटीज़ में उसने ट्रेडिंग किया है, बाइंग सेलिंग किया है, एक्विजिशन किया है, तो उसके 15 दिन के अंदर उसको सेबी को इंटीमेट करना पड़ेगा। तो हमें रिपोर्टिंग करनी है सेबी को, कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स फॉर एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट। कौन सा बॉडी कॉर्पोरेट? जिसका इशू उसने मैनेज किया है। डन है? यहाँ तक कहानी में कोई परेशानी? चलिए, लेट्स मूव फर्दर। अब हम बात करें ICDR रेगुलेशन की हमारे। अच्छा, अभी जो हमने छोटे छोटे अमेंडमेंट्स देखे हैं, उनमें कोई दिक्कत आ रही है किसी को? लाइव वाले बच्चों को कोई दिक्कत आ रही है? फाइन, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ नए टर्म्स एड ऑन किए गए हैं, जैसे फॉलोइंग अमेंडमेंट हैव बीन मेड इन ICDR, द वर्ड सोशल ऑडिटर एंड सोशल ऑडिट फर्म इज सब्सटीट्यूटेड विद द सोशल इम्पैक्ट असेसर एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट फर्म। ये किसके लिए है? जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज होते हैं ना, उनकी बात हो रही है बेसिकली। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे क्या होते हैं? सोशल ऑडिटर होते हैं और सोशल ऑडिट फर्म्स होती हैं। तो सोशल ऑडिटर और सोशल ऑडिट फर्म की जगह पे नामकरण चेंज कर दिया उनका, और क्या बोलेंगे अब उनको? सोशल इम्पैक्ट असेसर। ऑडिटर की जगह असेसर, सोशल इम्पैक्ट असेसर, और उनकी फर्म है सोशल इम्पैक्ट असेसर फर्म, असेसमेंट फर्म। ठीक है? द सोशल स्टॉक एक्सचेंज शैल बी एक्सेसिबल टू द इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। आपको पता है अभी तक सोशल स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ किसको अवेलेबल था? नहीं नहीं नहीं, वो तो लिस्टिंग करा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता था सोशल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर? हु वर अलाउड टू मेक इन्वेस्टमेंट इन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज? नहीं नहीं नहीं, अभी फिर नहीं समझे आप। मैं ही बोल रही हूँ, ये तो सोशल एंटरप्राइजेज हैं जो लिस्टिंग कराएंगे वहाँ पे। अब वो लिस्टिंग कराएंगे तो फंड रेज कर रहे हैं ना, तो फंड रेजिंग में किससे फंड रेज कर सकते हैं वो? मतलब किस टाइप के इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? अरे जैसे मैं एक नॉर्मल कंपनी की बात करूँ, नॉर्मल कंपनी में इन्वेस्टमेंट कौन कौन कर सकता है? RII, NII, QIBs, है ना? पता है ये बात? अच्छा, ऐसे में एक्सचेंज पे कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है? हाँ, वो तो कर ही सकते हैं, ऑब्वियसली कर ही सकते हैं। हाँ, सही बात है। और जैसे हमारे कौन से होते हैं? IGP प्लेटफॉर्म होता है, IGP प्लेटफॉर्म पे कौन कर सकता है? हाँ, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे कौन कर सकता है? हाँ, कर सकते हैं। उसे घबरा रही है, पता नहीं गलत तो नहीं बोल रही हूँ, ऐसा ही है। हाँ, ऐसे ही पूछ रही हूँ, सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे कौन कर सकता है? पॉइंट सुना ही नहीं ना हमने, इतना सिंपल अभी तो बोला, तीनों कर सकते हैं। कौन कौन कर सकता है? रिटेल भी कर सकता है, NII भी कर सकता है, और QIBs भी कर सकते हैं। अरे मैं तो सिर्फ अवेयर करने के लिए पूछ रही थी, आप लोग जाग रहे हो कि नहीं जाग रहे हो? सब पता नहीं क्या, पता है ऐसे सोच, पता नहीं क्या पूछ लिया मैंने। अरे कौन कौन कर सकता है? इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल, रिटेल, अभी तो पढ़ा। तीनों कर सकते हैं। कौन कौन? एक तो इंस्टीट्यूशनल कौन हो गए? QIBs हो गए ना, नॉन इंस्टीट्यूशनल NIIs, और रिटेल RIIs। इज इट क्लियर? हाँ जी।
A not-for-profit organization may raise fund on a social stock exchange through the issuance of zero coupon zero principal to the eligible investors. तो किसको इशू करेंगे? एलिजिबल इन्वेस्टर्स को, और जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल जो होता है वो एनपीओज ही इशू करते हैं, राइट है? एंड द प्रोसीजर एंड अदर कंडीशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ इशुएंस, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये बस ये सोशल इम्पैक्ट फंड जो था वो एड ऑन हुआ है, बाकी तो कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, अब नेक्स्ट देखो, SEBI has issued guidelines for returning of DOD and resubmission। अच्छा याद करो, हमने ICDR रेगुलेशन पढ़ा था, और ICDR रेगुलेशन में हमने एक प्रोविजन पढ़ा था कि सबसे पहले हम DOD बनाते हैं, DOD बना करके हम SEBI को फाइल करते हैं, और फिर SEBI जो है वो 30 डेज़ के अंदर हमें रिस्पॉन्ड करता है और हमें बताता है कि क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। तो 30 डेज 4 डेट्स थी विच एवर इज लेटर, याद आ रहा है आप लोग कुछ? अच्छा, उसी कंसर्न में थोड़ा सा और इलेबोरेशन इन्होंने किया है। फॉर इट्स एंड रिटर्निंग ऑफ DOD एंड इट्स रीसबमिशन के कंसर्न में गाइडलाइंस बनाई है इन्होंने, ठीक है, ताकि अनड्यू डिले ना हो, अननेसेसरली टाइम कंज्यूमिंग ना हो। तो व्हाट इट सेड, DOD shall be scrutinized based on the broad guidelines and such document which are not compliant with the instructions given under Schedule 6 of ICDR regulation and guidelines provided shall be returned to the issuer, and the board guidelines for the returning of the DOD and its resubmission are provided as under। तो बेसिकली क्या बता रहा है ये कि जब आपने DOD फाइल किया था SEBI को, तो SEBI किन किन क्राइटेरिया के बेसिस पे उस एप्लीकेशन को चेक करेगा। एक तो उसके लिए ब्रॉड गाइडलाइंस बनाई गई हैं, प्लस साथ ही में अगर मान लीजिए कोई एप्लीकेशन उन सारे गाइडलाइंस के अंदर एकदम सही नहीं है, उनमें कुछ कुछ फ्लॉज हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करवाना है, उसमें ऑब्जर्वेशन रेज करना है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो करनी है, वो सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। इज इट ओके? तो देखो, नंबर 1, रिटर्न ऑफ DOD। DOD must be drafted in the simple language with visual representation of data so as to ensure ease of understanding of the content। तो पहली कहानी इन्होंने क्या बोली, जो DOD आप ड्राफ्ट करोगे, लैंग्वेज ईजी होनी चाहिए, विजुअल होनी चाहिए, नहीं बहुत छोटे छोटे लेटर लिख दिए, दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो सामने वाला आसानी से अंडरस्टैंड कर सके, पहली कहानी। नंबर 2, द इंफॉर्मेशन इन DOD इज प्रेजेंटेड इन अ क्लियर, कंसाइज एंड इंटेलिजिबल मैनर। तो ये लैंग्वेज के बारे में बोल दिया कि लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, रेपिटेशन नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें, है ना। द DOD अवॉइड कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन, वेग, एम्बिगियस एंड इम्प्रिसिस एक्सप्लेनेशंस, या फिर कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन, मतलब ऐसी कोई भी बात जो अननेसेसरी है, जो लोगों को जानना ज़रूरी नहीं है, जिसका इशू मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसी फालतू बातें आपको अननेसेसरली, क्योंकि DOD वैसे इतना बड़ा हो जाता है, अननेसेसरी और डिटेल क्यों डालनी है, कॉम्प्लेक्स कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं डालनी है। द रिस्क फैक्टर्स आर appropriately worded in simple, clear and unambiguous language। और जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं ना आपके, वो भी आप क्लियर मतलब सीधे साफ शब्दों में बता दो लोगों को कि भाई ये रिस्क इन्वॉल्व है हमारे बिजनेस में। ये नहीं रिस्क को आपने इतना टेक्निकल वर्ड में लिख दिया कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि रिस्क है ना। तो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में रिकॉर्ड करना है। क्या ये DOD की ड्राफ्टिंग समझ में आ गई? तो ड्राफ्टिंग कैसे होनी चाहिए? ईजी भाषा में, सिंपल अंडरस्टैंडिंग वाली होनी चाहिए, और दिखाई देने वाली विजुअल होनी चाहिए, रिस्क जो भी है वो आपको क्लियरली मेंशन करना है, अननेसेसरी डिटेल आपको डालना नहीं है। गॉट इट? Number 2, resubmission of DOD। While there shall be no requirement for payment of any fees on account of resubmission of DOD, the requirement for paying applicable fees for the changes, if any, in terms of changes specified in Schedule 16 of ICDR for the updated offer document shall be continued to apply as is applicable to the issuer for updation of the offer document। अच्छा सुनो, अभी क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया DOD, फिर उसके बाद SEBI ने ऑब्जर्वेशन दिया और आप उसको रीसबमिट कर रहे हो, तो वैसे तो रीसबमिशन के लिए कोई फीस नहीं होती है, लेकिन अगर आपका डाटा किस में फॉल कर रहा है, Schedule 16 के हिसाब से आपने उसमें चेंजेस किए हैं, तो ये माना जाएगा कि आपने रीसबमिशन नहीं किया है, आपने चेंज किया है DOD में। समझ रहे हो आप? एक तो रीसबमिशन का मतलब तो क्या होता है कि बस करेक्शंस करके आपने फाइलिंग कर दिया, और मतलब जो उन्होंने बोला था वो करेक्शन जो मिस्टेक्स थी बस वो ठीक किया हमने। और चेंजेस का मतलब तो आपने कंडीशंस चेंज कर दिया, उसमें नए डाटा ऐड ऑन कर दिए, है ना। तो नया डाटा ऐड ऑन करोगे तो उस हिसाब से फीस तो लगेगी ना। तो ये बोल रहा है कि अगर आप Schedule 16 ऑफ ICDR के हिसाब से चेंजेस कर रहे हैं तो फीस एप्लीकेबल हो जाएगी, और ये फीस एप्लीकेबल होने से क्या होगा, इंसान डरेगा ना,
बिना फालतू में ही अननेसेसरी डिले नहीं कर पाएगा, वो एक ही बार में सब कुछ डाल देगा जो उसको डाल, नहीं तो इंसान क्या करता है, अच्छा अब ये रह गया क्या, अब ठीक कर देते हैं, फिर रह गया फिर ठीक कर देते हैं। तो बिना फालतू सैबी का टाइम वेस्ट कर रहे हो, खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई, एक बार में पूरा बना के दो ना, ठीक है। नंबर 2, देयर शैल बी नो रिफंड ऑफ फाइलिंग फी ऑन अकाउंट ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ DOD बाय द इशूअर आफ्टर रिटर्न। और अगर मान लीजिए आपने दोबारा से रीसबमिट नहीं किया, रीसबमिशन करने के लिए सैबी ने बोला, आपने रीसबमिशन नहीं किया, तो क्या आपकी फाइलिंग फीस रिफंड हुई? डेफिनेटली नॉट, भूल जाओ। वैसे भी सैबी के पास जितनी भी फीस होती है सब नॉन रिफंडेबल ही होती है, सैबी तो खा गया आपके पैसे, अब कुछ नहीं मिलेगा। द इशूअर विद इन 2 days of resubmission of the DOD with the SEBI shall make a public announcement in the mode and manner as prescribed in the ICDR regulation. As applicable, an issuer shall also include a disclosure that it has resubmitted the document. तो जैसे ही आपने resubmit कर दिया ना SEBI को, पब्लिक अनाउंसमेंट कर दो 2 दिन में कि हमने SEBI को ये चीज़ें चेंजेस करके resubmit किया है। Is it clear? And the issuer shall make written intimation to the sectoral regulator if any informing about the return and resubmission as applicable. और SEBI किसको इन्फॉर्म करेगा, issuer किसको इन्फॉर्म करेगा, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ को अगर नेसेसरी है तो जो भी आपने ओरिजिनल सबमिट किया था या जो रीसबमिशन आप कर रहे हो उन सब की डिटेलिंग आप सेक्टरल रेगुलेटर, जैसे मान लो इंश्योरेंस कंपनी तो IRDA को भेज देगा, या फिर आप बैंकिंग कंपनी तो RBI को भेज देंगे, तो जो भी आपकी इंटीमेशन सेक्टरल रेगुलेटर को है वो सब कुछ आपको इन्फॉर्म करनी होगी। इज इट क्लियर? तो क्या क्या पढ़ा हमने इसके बारे में? सबसे पहले तो आपका इजी लैंग्वेज होना चाहिए, विजुअल होना चाहिए, है ना, इसमें कोई रिपीटेशन या अननेसेसरी वेग इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, और साथ ही में हाँ उसमें चेंजेस किए हैं, बिल्कुल सही बात है, और इसके लिए आपकी फ़ीस लग जाएगी। वैसे रीसबमिशन के लिए कोई फ़ीस नहीं थी, लेकिन चेंजेस के लिए फ़ीस लग जाएगी, और अगर चेंजेस के लिए रीसबमिशन के लिए आया था और आपने रीसबमिट नहीं किया तो फ़ीस रिफंड नहीं होगी, फ़ीस गई काम से आपकी। एंड अगर आपने रीसबमिशन किया है तो 2 दिन के अंदर अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट, और साथ में स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ को भी बता दो, जो भी सेक्टरल रेगुलेटर्स हैं उनको बता दो। प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ये इसका अमेंडमेंट मैंने आपको क्लास में ही बता दिया था, अगर आपको याद हो। 7 लोग हैं, अगर प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ला पा रहे हैं तो 7 लोगों से पैसा लाया जा सकता है, याद है? हाँ, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये कवर था हमारा, ये क्लास में पढ़ते वक्त ही हमने कवर कर लिया था। ये जो है लॉक इन में भी सेम वही है, 7 लोग थे तो वही 7 लोग हैं, जैसे लॉक इन में बोला था ना हमने प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन है ना, मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, मैक्सिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, तो प्रमोटर और इंक्लूडिंग कौन, AIF और वही 7 लोग, है ना, तो ये भी ये अमेंडमेंट हमारा ऑलरेडी कवर्ड है। हाँ जी, अच्छा, पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन, कितने दिन के लिए ऑफर ओपन होता है, एनी आइडिया? 3 से 10 दिन के लिए ओपन होता है, और अगर कोई अनफोर्सीन सीजन हो गया तो 1 दिन के लिए एक्सटेंड हो सकता है। तो ये भी अमेंडमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दिस इज ऑलरेडी कवर्ड। यहाँ पे 1 वर्किंग डे होता है, ठीक है ना। चलो, तो ICDR में तो मेन तो बस वो DOD फाइलिंग वाला ही अमेंडमेंट मेजरली है। अच्छा, अभी NCS रेगुलेशन की बात कर लेते हैं हम। NCS रेगुलेशन याद है वैसे कुछ? वही SEBI का ICDR ये है कॉमन। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करें रेगुलेशन नंबर 23 pertaining to the obligation of the issuer. Sub regulation the issuer record date. तो इशूअर क्या करेगा, रिकॉर्ड डेट डिटरमाइन करेगा फॉर द पर्पस ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, पेमेंट ऑफ रिडम्पशन एंड सच अमाउंट, और द पर्पस इज एज स्पेसिफाइड बाय द SEBI. तो जो ऑब्लिगेशंस ऑफ द इशूअर हैं उसमें एक ऑब्लिगेशन ये और एड ऑन करनी है कि रिकॉर्ड डेट फिक्स करनी पड़ेगी इनको, ठीक है, ऐसा कोई विशेष नहीं है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट रेगुलेशन नंबर 40 पर्टेनिंग टू द ड्यू डिलिजेंस बाय द डिबेंचर ट्रस्टी इज सब्सटीट्यूटेड एंड द सेम इज रिप्रोड्यूस एज बिलो। तो जो रेगुलेशन नंबर 40 है उसकी लैंग्वेज चेंज हो गई पूरी की पूरी। तो क्या लैंग्वेज हो गई है, डिबेंचर ट्रस्टी शैल at the time of filing of DOD with the stock exchange and prior to the opening of the public issue of debt security furnish to the SEBI and stock exchange a due diligence certificate. DD certificate भेजेगा in case of secure debt security in the format of schedule 4 part A. वैसे पढ़ा है ना हमने, लैंग्वेज चेंज हुई है, हाँ, और 4A याद है ना, पढ़ा तो है ही हमने, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गया है। लैंग्वेज क्या चेंज हो गई है, एक तो स्केड्यूल 4
स्केड्यूल 4A कौन कौन से सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डेट सिक्योरिटी से कंसर्न में था? नहीं, स्केड्यूल 4 और 4A है ना? नहीं, पार्ट ए ही है। अरे स्केड्यूल अलग अलग हैं, स्केड्यूल अलग अलग है। स्केड्यूल 4 एंड 4A स्केड्यूल ही अलग है, पार्ट कहाँ से चेंज करा रहे हो? स्केड्यूल 4 एंड 4A है, लिस्टेड सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड एट सिक्योरिटी से कंसर्न में। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये कि डिबेंचर ट्रस्टी जो है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग डीओडी विद द स्टॉक एक्सचेंज एंड प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द पब्लिक इशू। तो एक तो देखो डीओडी फाइलिंग एंड प्रायर टू ओपनिंग ऑफ पब्लिक इशू। क्या वो मिल गया? डायरेक्ट स्केड्यूल दे रखे हैं, यस, स्केड्यूल 4 एंड 4A। तो इनके हिसाब से डिस्क्लोजर देना है, लेकिन टाइम फ्रेम बताया इसने आपको। टाइम फ्रेम, क्या टाइम फ्रेम बताया इसने कि एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ डीओडी एंड प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द पब्लिक इशू ऑफ द डेट सिक्योरिटी। ठीक है, फर्निश टू सेबी स्टॉक एक्सचेंज डीडी सर्टिफिकेट, और डीडी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट हमें बता दें। इज इट क्लियर? चलो आगे देखो, सब रेगुलेशन 2 क्या बोलता है? द डिबेंचर ट्रस्टी शैल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ लिस्टिंग एप्लीकेशन बाय द इशूअर फर्निश टू द सेबी इन द स्टॉक एक्सचेंज डीडी सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे जब हम स्टॉक एक्सचेंज को लिस्टिंग एप्लीकेशन लगा रहे हैं तब भी आपको डीडी सर्टिफिकेट लगाना है। तो मोटा मोटा इसने डीडी सर्टिफिकेट 3 बार लगा दिया। कब कब लगाया जल्दी बताओ? एक तो डीओडी फाइलिंग के वक्त, एक बिफोर ओपनिंग ऑफ द इशू, और तीसरा एप्लीकेशन के वक्त। 3 बार लग गया ना? तो पहले 2 तो पहली बार ही लग गए थे। ये रहा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ डीओडी विद द स्टॉक एक्सचेंज एंड प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द पब्लिक इशू। 2 बार तो यहीं लग चुका था, और तीसरी बार अभी लग गया। कब? एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग टू द स्टॉक एक्सचेंज। डीडी सर्टिफिकेट, अगेन डीडी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या है यहाँ पे? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, अब यहाँ पे पार्ट बी है। स्केड्यूल 4 एंड 4A स्केड्यूल तो सेम है, लेकिन जब स्टॉक एक्सचेंज को जा रहा है इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए तो पार्ट बी हो गया है। तो इसका फ्लो चार्ट बना देती हूँ एक बार आप लोगों के लिए। डीडी सर्टिफिकेट लगाना है, डीडी सर्टिफिकेट है ना? इशूअर लगाएगा डीडी सर्टिफिकेट, कब कब लगाएगा? 3 बार। पहली बार कब लगाया था उसने? फाइलिंग ऑफ डीओडी। दूसरी बार प्रायर ओपनिंग ऑफ ऑफर पब्लिक इशू, है ना? और तीसरा एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग। तो ये जो फर्स्ट 2 केसेस है ना, इनमें तो क्या करना है हमें? पार्ट ए में जाएगा, है ना? और इसमें कौन से पार्ट में जाएगा? पार्ट बी में जाएगा, है ना? और स्केड्यूल दोनों ही केसेस में कौन से हैं? सेम है। स्केड्यूल 4 एंड 4A। 4 किसके लिए है? 4 इज फॉर लिस्टेड सिक्योर्ड, है ना? लिस्टेड तो है, सिक्योर्ड है। और 4A किसके लिए? अनसिक्योर्ड। Is it clear? The stock exchange shall disclose the offer document and DD certificate provided by the debenture trustee on the website। और साथ ही में जैसे स्टॉक एक्सचेंज के पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई तो स्टॉक एक्सचेंज उसको कहाँ अपलोड कर देगा? अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देगा। चलिए नेक्स्ट इज रेगुलेशन नंबर 44 relating to the application in case of private placement of debt securities and non-convertible redeemable preference share। सब रेगुलेशन नंबर 3 जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया, उसकी लैंग्वेज चेंज हो गई है। डिबेंचर ट्रस्टी शैल सबमिट अ डीडी सर्टिफिकेट टू द स्टॉक एक्सचेंज इन केस ऑफ सिक्योर्ड में वही स्केड्यूल 4 के हिसाब से पार्ट बी, और इन केस ऑफ अनसिक्योर्ड वही स्केड्यूल 4A पार्ट बी के हिसाब से यहाँ पे आपको डीडी सर्टिफिकेट, वो डीडी सर्टिफिकेट के कंसर्न में बता रहा है अगेन। And the stock exchange shall disclose the placement memorandum and DD certificate provided by the debenture trustee on its website। और स्टॉक एक्सचेंज अगेन जैसे नॉर्मल केस में हुआ था, प्राइवेट प्लेसमेंट भी वही काम किया जा रहा है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में भी वेबसाइट पे स्टॉक एक्सचेंज अपलोड कर देगा। ऑल डन? चलिए नेक्स्ट इज
DOD filed with the stock exchange shall be made public by posting the same on the website. अच्छा पहले कितने दिन थे? 7 दिन थे ना पब्लिक कमेंट्स के लिए? अरे 7 दिन NCS रेगुलेशन बढ़ रहे हैं, NCS में 7 दिन थे ना, 7 दिन को रिड्यूस करके 5 दिन कर दिया गया है, तो उसको अमेंड कर लेना, जहाँ 7 लिखा होता है ना उसको काट के 5 कर लेना अब आप। इज इट ओके? तो पब्लिक कमेंट्स के लिए दिन अब 7 नहीं रहे, अब कितने रह गए? 5 दिन रह गए हैं। द पीरियड इज रिड्यूस फ्रॉम 7 डेज, तो 7 दिन से अब रिड्यूस होकर के इट इज़ नाउ 5 डेज। तो ये डायरेक्टली नोट्स में ही काट कर लेना, कट कर लेना इसको। NCS रेगुलेशन में DOD फाइलिंग का पीरियड हमने पढ़ा था, अर्लियर इट वॉज 7 डेज, नाउ इट इज 5 डेज ओनली। The issuer shall make advertisement through the electronic mode such as online, newspaper, website of the issuer, stock exchange और साथ में न्यूज़पेपर। अच्छा, जो हम एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट अब तक तो हम क्या बोल रहे थे कि न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे थे, अब इसके साथ साथ इसने और भी मोड्स ऐड ऑन कर दिए, दैट इज फॉर इलेक्ट्रॉनिकली, ऑनलाइन न्यूज़पेपर, वेबसाइट ऑफ द इशूअर और स्टॉक एक्सचेंज और इन द न्यूज़पेपर, ये उसमें ऐड ऑन करना है आपको। अभी बस यही समझ लो, जब नोट्स पढ़ोगे तब ऐड ऑन कर लेना, ठीक है। चलिए आगे क्या बोलते हैं, प्रोवाइडेड दैट इशूअर ऑप्टिंग टू एडवर्टाइज द पब्लिक इशू थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड्स shall publish a notice in a English and regional newspaper, wide circulation, exhibiting a QR code, link the complete advertisement। तो आजकल टेक्नोलॉजी एकदम चेंज होती जा रही है, अब एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा चीज़ें क्यों डालोगे, आप इतना सा डाल दो कि भाई हमने ऑनलाइन अपलोड कर दिया है, QR कोड से स्कैन करो और डायरेक्टली आपको पूरा डिटेलिंग मिल जाएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में डालने में पैसा लगते हैं ना बहुत, जितना ज़्यादा स्पेस यूज़ करोगे उतना ज़्यादा पैसा लगेगा, तो क्यों खर्चा करना है, पूरा का पूरा डिटेल अपन ने ऑनलाइन डाल दिया है, आप QR कोड दे दो, वो लोग स्कैन कर लेंगे, आजकल तो बहुत आसान हो गया सब कुछ। Public issue of debt security or non-convertible redeemable preference share shall be kept open for a minimum of 2 working days and maximum of 10 working days। Earlier कितना था ये? 3 to 10 days था ना, तो जो 3 to 10 था उसमें 3 की जगह कितना रह गया? 2, ठीक है। तो मिनिमम पीरियड जो ओपन है सब्सक्रिप्शन का वो 3 की जगह पे 2 हो गया। तो छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं, तो ध्यान रखना इनको। चलो लेट्स मूव फर्दर टू द LODR। LODR की तरफ मूव कर रहे हैं हम। तो LODR में सबसे पहले रेगुलेशन नंबर 30 जो है उसने क्या बोला आपको कि टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज बाय मार्केट कैप एंड देयर आफ्टर टॉप 250 लिस्टेड एंटिटीज बाय मार्केट कैप टू मैंडेटरली वेरीफाई एंड कंफर्म, डिनाई एंड क्लैरिफाई मार्केट रूमर्स फ्रॉम द डेट एज में बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी। तो जो भी मार्केट रूमर्स हैं उनको वेरीफाई करना कंपलसरी होगा। रूमर वेरिफिकेशन, वैसे रूमर वेरिफिकेशन पढ़ते हैं ना हम लोग, तो ये क्या है, एक तरह से प्रिवेंटिव जो होता है सर्विलेंस होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर पहले ये तो कंपल्शन कर दिया, पहले कितनी कंपनीज पे 100 पे, फिर कितनी कंपनीज पे 250, टॉप 250 लिस्टेड एंटिटीज पे। तो कब से? 1 फरवरी 2024 एंड टू टॉप 250 लिस्टेड एंटिटीज फ्रॉम 1 अगस्त 2024। तो अब कितनी कंपनीज पे एप्लीकेबल है? 250 पे। तो मतलब 100 याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, स्ट्रेट अवे आप क्या याद रखेंगे, टॉप 250 लिस्टेड एंटिटीज को मार्केट रूमर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कंपल्सरी। तो ये अमेंडमेंट है, पहले 100 पे था, अब 250 कंपनीज पे हो गया। चलिए नेक्स्ट इज रेगुलेशन नंबर 3। रेगुलेशन नंबर 3 हमारे था ही नहीं कोर्स में, हाँ, तो इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे अभी। जब 3 हमने पढ़ा ही नहीं तो इसका कोई भी कंटेंट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अब है नेक्स्ट रेगुलेशन नंबर 15A। 15 था हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला, हाँ जी। तो इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल टू अ हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी पे एप्लीकेबल होता है ऑन अ कंप्लाई और एक्सप्लेन बेसिस अंटिल मार्च 2024। नाउ द सेट टाइमलाइंस हैव बीन एक्सटेंडेड टू द 31 मार्च 2025। तो टाइमलाइंस दे रखी है कि पहले 24 तक था, अब 25 तक हो गया है, तो ये एक्सटेंशन है, ये कोई रेलेवेंट अमेंडमेंट नहीं है हमारे लिए कि डेट्स तो आप ऐसे याद नहीं करते हो। नेक्स्ट इज रेगुलेशन 17(1)(a). 17 याद है आपको? कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ था वर्ड टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर एंड द वर्ड न्यूमरल 1 अप्रैल 2020, ये सब क्या हो गया, ओमिट। और वैसे मैंने आपको कटवा भी दिया था जब पढ़ रहे थे हम,
तो मैंने आपको डायरेक्टली क्या बोला था, जो लेटेस्ट वाला है बस वही पढ़ेंगे हम। तो डेफिनेटली ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अब क्या होगा, द वर्ड न्यूमरल सिंबल, ये अगेन इसमें 17(1)(c) में भी टॉप 1000 जो एंटिटी है 2019 वाला, ये सब ओमिट हो गया, मतलब ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसमें आपको नया कुछ नहीं करना है। दीज आर ऑल कवर्ड। हमने ऑलरेडी कौन से पढ़े हुए थे, जो लेटेस्ट वाले हैं, तो ये सब कवर्ड है हमारे, ऑल डन। उसके बाद नेक्स्ट इज हाँ जी 21(3)(c). रेगुलेशन 21 किसका था बताओगे एक बार मुझे? ओके, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी का था। इज अमेंडेड एंड प्रोवाइड्स दैट मीटिंग ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी शैल बी कंडक्टेड इन सच मैनर दैट ऑन कंटिन्यूस बेसिस नॉट मोर देन 210 days शैल elapse बिटवीन द 2 consecutive मीटिंग। क्या ये बात बताई थी मैंने आप लोगों को? नॉट मोर देन 210 days। गैप नहीं पढ़ा था हमने? नहीं, वो तो ऑडिट कमेटी के लिए होता है और वो भी उसमें तो वही नॉर्मल बोर्ड मीटिंग का प्रोविजन चलता है। तो यहाँ पे 210 days वाला जो प्रोविजन है ये आपको याद करना है, ये एक्स्ट्रा एड ऑन हो गया है कि 2 मीटिंग्स में जो गैप होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम कंटिन्यूस बेसिस पे नॉट मोर देन 210 days का गैप होगा, किसमें, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के मीटिंग्स के अंदर, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट एड ऑन करना। चलिए नेक्स्ट इज रेगुलेशन नंबर 21(5) में द वर्ड एंड सिंबल डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप एज ऑन द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये आपको काटना है, उसमें से डिलीट कर देना है इस वाले पॉइंट को। एंड सिंबल्स एंड न्यूमरल कैलकुलेटेड ऑन 31 March ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये भी ओमिट करना है आपको, ये ओमिशंस है, एड ऑन कुछ नहीं करना, उसमें काट देना नोट्स में से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है, whether this entity is required to obtain approval of regulatory, government या statutory authorities to fill up such vacancies, the vacancy shall be filled up by the listed entity at the earliest in any case not later than 6 months from the date of the vacancy। तो जो रेगुलेशन नंबर 26 है ये हमने ऑलरेडी पढ़ा ही नहीं है, रेगुलेशन 26 था ही नहीं, तो जो 26 था ही नहीं तो इस अमेंडमेंट का भी कोई लेना देना नहीं है। चलिए नेक्स्ट इज रेगुलेशन 29 प्रायर इंटीमेशन। मैंने क्लास में अमेंडमेंट ऑलरेडी करा दिया था आपको कि सब में प्रायर इंटीमेशन अब कितना हो गया, 2 days का हो गया है, तो दिस इज ऑलरेडी कवर्ड। तो अब अलग अलग टाइम फ्रेम नहीं है, पहले 3 अलग अलग टाइम फ्रेम चला करते थे, अब सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम है, दैट इज व्हाट 2 प्रायर डेज का इंटीमेशन। ये पूरा कंप्लीट वही है, ये सब कवर्ड है अपने। चलिए नेक्स्ट इज रेगुलेशन नंबर 52। ये जो है किसके लिए, NCS वगैरह के लिए है ना, तो उनके लिए क्या बोला उन्होंने कि ए प्रोविजो इज एडेड है, कौन कौन सा किसके कंसर्न में, क्या क्या कंडीशंस हैं, फॉर द दैट द लिस्टेड एंटिटीज में पब्लिश ओनली अ विंडो एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर दैट रेफर्स क्विक रिस्पॉन्स कोड एंड द लिंक ऑफ द वेबसाइट, जो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था। तो एग्जैक्टली इनके लिए भी क्या बोला कि आप NCS वगैरह इशू कर रहे हो तो एडवर्टाइजमेंट देने के लिए फुल एडवर्टाइजमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे अपना QR कोड डाल दो और उसके थ्रू वहाँ पे क्या किया जा सकता है, फुल डिटेलिंग चेक की जा सकती है। ये एक छोटा सा अमेंडमेंट है। अच्छा अब आ जाओ अपना इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन पे। इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन में एक डेफिनेशन थी, जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, हाँ, तो विच इज़ नॉट जनरली अवेलेबल है ना। तो जनरली अवेलेबल से क्या मतलब होता है, दैट मीन्स जनरली अवेलेबल मीन्स इंफॉर्मेशन दैट इज एक्सेसिबल टू द पब्लिक ऑन नॉन डिस्क्रिशनरी बेसिस, पढ़ा था ना हमने ये बात। अच्छा इसमें एक और चीज़ आ गई है, एंड शैल नॉट इंक्लूड अनवेरीफाइड इवेंट्स और इन्फॉर्मेशन रिपोर्टेड इन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये इसमें एड ऑन करना है। तो जो जनरली अवेलेबल एक्सेसिबल है नॉन डिस्क्रिशनरी बेसिस पे, मतलब सबको अवेलेबल है, लेकिन इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, अनवेरीफाइड इवेंट, मतलब कोई रूमर फैल रहा है या कोई मीडिया में, आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हो गया, पता नहीं कहाँ क्या क्या चलता रहता है, तो उसको थोड़ा ना जनरली अवेलेबल आप बोल दोगे। तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई भी इवेंट जो अनवेरीफाइड है, ऐसे रूमर फैल रहे हैं, उनको जनरली अवेलेबल नहीं माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज ट्रेडिंग प्लान के बारे में याद है आपको, ट्रेडिंग प्लान पढ़ा था हमने। ट्रेडिंग प्लान shall not entail commencement of the trading plan on behalf of the insider
अर्लियर देन 120 कैलेंडर डेज। तो भाई ऐसा है, ये पीरियड उसमें लिखा हुआ नहीं था, हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ ट्रेडिंग प्लान आप बना दो और 1 साल के लिए इफेक्टिव रहेगा, यही पढ़ा था ना हमने। लेकिन अब ये बोल रहा है कि भाई जो ट्रेडिंग प्लान बना के दोगे वो इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होगा, जो भी ट्रेडिंग प्लान की इफेक्टिव डेट होगी उसके कम से कम कितने दिन पहले देना पड़ेगा, 120 दिन पहले। ताकि अभी आपने बनाया, अभी क्या, अभी आपके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, तो उन्होंने डेट मेंशन कर दिया, ट्रेडिंग प्लान शैल नॉट एंटेल कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग ऑन बिहाफ ऑफ इनसाइडर अर्लियर देन 120 डेज। तो यहाँ पे डेट मेंशन उन्होंने कर दिया है, और बाकी तो सारा सेम है। इसका मतलब ये है कि जो मैं ट्रेडिंग प्लान में बता रही हूँ ना, मैं इस दिन से ट्रेडिंग करूंगी, तो वो मेरी ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन कब से होगी, ट्रेडिंग प्लान देने के कम से कम 120 दिन बाद, उससे पहले की कोई ट्रेडिंग नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो क्लॉजेज हैं ये ओमिटेड हैं, तो ओमिटेड हैं सिर्फ ट्रेडिंग। हाँ नहीं, वहाँ की बात नहीं हो रही, सिर्फ ट्रेडिंग प्लान की बात है, इट्स ओनली फॉर ट्रेडिंग प्लान। हाँ, ट्रेडिंग प्लान सेट आउट फॉलोइंग पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रेड टू बी एग्जीक्यूटेड, दैट इज व्हाट, वैल्यू, नेचर ऑफ ट्रेड, स्पेसिफिक डेट, ये सब तो पहले भी था, इनमें कुछ नया नहीं है। हाँ, फॉर अ सेल ट्रेड द लोअर प्राइस लिमिट शैल बी बिटवीन द क्लोजिंग प्राइस ऑन द डे बिफोर सबमिशन ऑफ द ट्रेडिंग प्लान एंड अप टू 20% लोअर देन सच क्लोजिंग प्राइस। ये कंडीशन नहीं थी वहाँ पे, है ना, तो ये कंडीशन इन्होंने ऐड ऑन की है। क्या ऐड ऑन किया है इन्होंने, कि अगर आप सेल करना चाह रहे हो, मान लो सेल ट्रेड करोगे, तो सेलिंग प्राइस मेंशन करोगे, तो जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो किसी भी केस में किससे वेरिएशन नहीं कर सकती, जो आपकी क्लोजिंग प्राइस चल रही है। देखो, द लोअर प्राइस लिमिट शैल बी बिटवीन द क्लोजिंग प्राइस ऑन द डे बिफोर सबमिशन ऑफ द ट्रेडिंग प्लान up to 20% lower than the closing price, up to 20% lower than the closing price। इसका मतलब what it means, जिस दिन आपने ट्रेडिंग प्लान सबमिशन दिया, आपने ट्रेडिंग प्लान सबमिशन दिया, मान लो उस दिन आपके शेयर की प्राइस, क्लोजिंग प्राइस जो चल रही थी, लेट्स से दैट इज ऑफ 100 रुपीज़, है ना। किस दिन की प्राइस देख रहे हो, ये जिस दिन ट्रेडिंग प्लान सबमिट किया था वो वाली डेट है ये। अब जो 100 रुपये आपका प्राइस था, अब आप ट्रेडिंग प्लान में बोल रहे हो कि मैं 70 रुपये में बेचूंगा इस डेट पे, तो ये नहीं कर सकते आप। यहाँ पे जो आपका लोअर प्राइस होगा, लोअर प्राइस लिमिट होगा, वो किसी भी केस में 20% से नीचे नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? तो अप टू 20% लोअर देन सच क्लोजिंग प्राइस, तो अप टू मैक्सिमम 20% लोअर प्राइस ही आप मेंशन कर सकते हो, इससे ज़्यादा नीचे का प्राइस मेंशन नहीं कर सकते। इज इट ओके? चलिए, इन सेकेंड प्रोविजन टू रेगुलेशन नंबर 5.3 ट्रेडिंग प्लान ही था ना हमारा, उसी के कंसर्न में चल रहा है। एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन कॉन्ट्रा ट्रेड हैव बीन ओमिटेड, कॉन्ट्रा ट्रेड वाला जो था ना वो ओमिट हो गया है, ठीक है। एंड द अमेंडेड सेकेंड प्रोविजन इज जो है रिप्रोड्यूस बिलो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट ट्रेडिंग विंडो नॉर्म शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द ट्रेड्स कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद एन अप्रूव्ड ट्रेडिंग प्लान। ये था ना, तो उसको इसने कॉन्ट्रा ट्रेड हटा दिया ना, हटा करके और फिर जनरली रीड कर दिया। तो जब आपके नोट्स आप देखोगे उसमें आप देखना हमने कॉन्ट्रा ट्रेड वर्ड भी पढ़ा था, तो वो ओमिट कर देना है और बाकी एज इट इज नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो जब जब आप चैप्टर पढ़ते जाओगे उसके साथ साथ ये वाले अमेंडमेंट्स कंसिडर करते जाना, फाइन। देन अब है रेगुलेशन नंबर 5.4, इसमें क्या अमेंडमेंट बोल रहा है, आर रिप्रोड्यूस दैट ट्रेडिंग प्लान वंस अप्रूव्ड शैल बी इररिवोकेबल एंड द इंसाइडर शैल मैंडेटरली हैव टू इम्प्लीमेंट द प्लान without being entitled to either execute any trade in the securities outside the scope of the trading plan। पढ़ा था ना यहाँ तक तो हमने, इसके आगे कुछ एक लाइन और ऐड होगी, और to deviate from it except due to the permanent incapacity, bankruptcy और operation of law, ठीक है। ये एक अमेंडमेंट है, ये लाइन ऐड ऑन करनी है, बाकी कुछ नहीं करना इसमें। उसके बाद नेक्स्ट इज provided that implementation of the trading plan shall not be commenced if any unpublished price sensitive information, ये तो पढ़ा था ना हमने, ये प्रोविजो था। उसके बाद एक प्रोविजो और एड ऑन हो गया है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द इंसाइडर हैज सेट अ प्राइस लिमिट फॉर ट्रेड अंडर सब क्लॉज 4 ऑफ क्लॉज 5 ऑफ सब रेगुलेशन नंबर 2। अब 254 जो है ये तो लिमिट तो हमें देखने की जरूरत नहीं है। द इंसाइडर शैल एग्जीक्यूट द ट्रेड ओनली इफ द एग्जीक्यूशन प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इज विद इन सच लिमिट। If the price of the security is outside the price limit set by the insider, the trade shall not be executed। ये क्या बोलना चाह रहा है भाई, जो आप ट्रेड करोगे वो किसके अंदर होना चाहिए,
प्राइस लिमिट के अंदर ही होना चाहिए. तो व्हाट इट सेड, इनसाइडर शैल एग्जीक्यूट द ट्रेड ओनली इफ द एग्जीक्यूशन प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इज विद इन द लिमिट एंड इफ द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इज आउटसाइड द प्राइस लिमिट तो ट्रेड शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड. अंडरस्टूड सी बात है, वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा. The compliance officer shall approve or reject the trading plan within the 2 trading days of the receipt of the trading plan and notify the approved plan to the stock exchange on which the securities are listed on the day of approval. तो यहाँ पे ये जो है इसकी लैंग्वेज भी चेंज हो गई है. रेगुलेशन नंबर 5.5. तो रेगुलेशन 5 जो हमारा ट्रेडिंग प्लान का उसको अच्छे से देख लेना, उसमें ये सारे अमेंडमेंट्स हमें कवर करने हैं. तो क्या क्या अमेंडमेंट्स मोटे मोटे इसमें आए ट्रेडिंग प्लान के अंदर. नंबर 1, एक तो 120 डेज के बाद से इफेक्टिव हो सकता है. एक तो पहला अमेंडमेंट तो ये हो गया हमारा. दूसरा क्या बोला इसने, कॉन्ट्रा ट्रेड हटा दो, है ना, कॉन्ट्रा ट्रेड वाली बात खत्म हो गई. प्रोविजो एड ऑन कर दिया इसने, और इसमें क्या लैंग्वेज एड ऑन कर दी कि ऐसी कोई भी प्राइस जो है, प्राइस रेंज के बारे में इसने बता दिया कि अगर आप सेल कर रहे हो तो सेल के केस में आपका प्राइस जो है आपकी क्लोजिंग प्राइस के 20% से नीचे नहीं होना चाहिए, है ना. और एंड व्हाट नेक्स्ट, बिल्कुल एग्जैक्टली अगर आपका जो प्राइस रेंज है उसके बियॉन्ड चला गया प्राइस तो फिर ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा. गुड. चलिए नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू द सिक्योरिटीज मार्केट. तो यहाँ पे एक नया डेफिनेशन ऐड हुआ है, म्यूल अकाउंट. म्यूल अकाउंट ये ऐड ऑन किया है यहाँ पे एक नया वर्ड. म्यूल अकाउंट इंक्लूड्स अ ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन विद द स्टॉक ब्रोकर ऑन अ डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट और अ बैंक अकाउंट linked with such trading account in the name of a person where the account is effectively controlled by another person whether or not the consideration for transaction in the account are paid by such person. मतलब एक तरह से धोखा देने के लिए बनाया गया अकाउंट है. सिंपल सी बात. मतलब इट्स जस्ट लाइक दैट, जैसे बेनामी प्रॉपर्टीज नहीं होती कि पैसा किसी और का लगा हुआ है और एसेट किसी और के नाम से खरीद ली गई है. एक्जैक्टली वैसा ही कुछ म्यूल अकाउंट में किया जा रहा है कि किसी और के नाम पे अकाउंट ओपन किया गया है और चला कोई और रहा है, चला कोई और रहा है. दैट इज व्हाट म्यूल अकाउंट. लैंग्वेज को वापस से देख लो आप लोग. म्यूल अकाउंट बोलना क्या चाह रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन विद अ स्टॉक ब्रोकर और अ डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट और बैंक अकाउंट लिंक्ड विद सच ट्रेडिंग अकाउंट. मतलब एक तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, डीमैट अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट, 3 ही अकाउंट होते हैं. ये in the name of a person where the account is effectively controlled by another person. तो कंट्रोल तो कोई और ही कर रहा है किसी और का अकाउंट, कंट्रोल कोई और कर रहा है. whether or not the consideration for transaction is paid by such other person. तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो कंट्रोल कर रहा है वो पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट डजंट मैटर. लेकिन बात सिंपल सी इतनी है कि अकाउंट किसी और का है, चला कोई और रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, म्यूल अकाउंट. ये एक न्यू डेफिनेशन एड ऑन हुई है. एंड साथ ही में The definition of dealing in security has been amended. Dealing in security की definition पढ़ी थी अभी हमने. हाँ. Include the mule account. The amended clause is reproduced as below. तो देखो, act of buying, selling, subscribing, pursuant to any issue of security, या agreeing to buy, sell, subscribe, otherwise, transacting in any way, in any security by any person, including as principal, agent, intermediary, referred in section 12. ऑफ द एक्ट आइदर बाय देमसेल्व्स और थ्रू म्यूल अकाउंट. तो ये नया वर्ड ऐड हो गया. बाकी पूरी डेफिनेशन हमारी सेम थी, बस इसमें क्या ऐड ऑन हो गया, या तो खुद से कर रहे हो या फिर म्यूल अकाउंट के थ्रू कर रहे हो, मतलब ऑब्वियसली किसी और के अकाउंट के थ्रू कर रहे हो. अच्छा, रेगुलेशन नंबर 4 याद है आपको कि अनफेयर या मैनिपुलेटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में डील नहीं करना है. हाँ, उसमें यहाँ पे क्या किया, एक्सप्लेनेशन ऐड किया है. एक्सप्लेनेशन डाला इसमें, बाकी रेगुलेशन पूरा सेम है, न्यू एक्सप्लेनेशन एड ऑन किया गया है. दैट एनी एक्ट ऑफ डाइवर्जन, मिसयूटिलाइजेशन और सिफोनिंग ऑफ द एसेट्स और अर्निंग ऑफ द कंपनी whose securities are listed or any concealment of any act, any device, scheme या artifice to manipulate the books of accounts, financial statement of such company that would directly indirectly manipulate the price of the securities of that company या फिर transaction through mule account for indulging in manipulative, fraudulent and unfair trade practices shall be and always be deemed to have been indulged in sub regulation number 1. तो अगर आप ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, सिफोनिंग कर रहे हैं, कंपनी के एसेट गायब कर रहे हैं, या अकाउंट्स मैनिपुलेट कर रहे हैं, या फिर म्यूल अकाउंट के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ये सब बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा, डिसेप्टिव फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी माना जाएगा. ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन उन्होंने डाला है. अब है डीलिस्टिंग रेगुलेशन, पढ़ा था हमने वंस अपॉन अ टाइम.
डीलिस्टिंग, अच्छा डीलिस्टिंग जो रेगुलेशन है उसके कंसर्न में भी कुछ अमेंडमेंट्स इन्होंने डाल दिए हैं। तो क्या बोलता है, लेट्स हैव अ लुक। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल डीलिस्टिंग में इन्होंने एक टर्म डाल दिया फिक्स डीलिस्टिंग प्राइस। ये एकदम कहानी को बदल दे रहा है, जबकि आपको पता होगा डीलिस्टिंग में हम बिडिंग करा रहे थे। अब इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बोला यार किसी कंपनी को लिस्टेड नहीं रहना है, तुम बिडिंग करा रहे हो और उसको जाने नहीं दे रहे हो, लिस्टिंग कर मतलब डीलिस्टिंग कराने से जाने नहीं दे रहे हो, आप उसको मजबूर कर रहे हो कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट करें। अब तक तो यही हो रहा था ना कि जो कंपनी डीलिस्टिंग का प्लान करेगी बिड होगा तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, और कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने की वजह से कंपनीज डीलिस्ट हो ही नहीं पा रही। तो इन्होंने बोला यार क्यों परेशान करना है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचो कुछ। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे फिक्स डीलिस्टिंग प्राइस का एक कॉन्सेप्ट इंक्लूड कर दिया है एंड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी हैव बीन इंसर्टेड। तो फिक्स डीलिस्टिंग प्राइस का मतलब है फिक्स प्राइस ऑफर्ड बाय द एक्वायरर फॉर अंडरटेकिंग डीलिस्टिंग ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी थ्रू फिक्स प्राइस प्रोसेस। ऑब्वियसली फिक्स प्राइस प्रोसेस होगा तो उसमें फॉर्मूला बताएगा ये कि इस फॉर्मूले से आपको वैल्यूएशन कैलकुलेट करनी है। एंड investment holding company means a company which holds investment in listed या unlisted companies या holding assets other than such investment। तो नाम से पता है इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी काम ही कही है, इन्वेस्टमेंट होल्ड करेगी, ठीक बात है। तो ये दो नए डेफिनेशन यहाँ पे एड ऑन हुए हैं। अच्छा अब रेस्पेक्टिव रेगुलेशंस को देखते जाना एक बार। रेगुलेशन नंबर 14 एस्क्रो अकाउंट, याद है आपको एस्क्रो अकाउंट हमने पढ़ा था डीलिस्टिंग के वक्त। कुछ आइडिया है, कुछ ध्यान है आपको कि डीलिस्टिंग में एस्क्रो अकाउंट के प्रोविजन क्या पढ़े थे हमने? परफेक्ट बात है, आ गया याद पूरा, चलो गुड है, बिल्कुल सही बात है। तो डीलिस्टिंग के जो हम एस्क्रो अकाउंट ओपन कर रहे थे उसमें हम 2 बार में पैसा जमा करा रहे थे। पहले हमने 25% जमा कराया, फिर 75% जमा कराया, और उसके बाद भी अगर डिस्कवर प्राइस कुछ और निकल के आ रही है तो फिर और एडिशनल अमाउंट हम जमा करा रहे थे, कर रहे थे ना ये सारा काम। चलो अब क्या बोलते हैं, एक्वायर शैल ओपन इंटरेस्ट बियरिंग एस्क्रो अकाउंट, ये तो था सेम। With a scheduled commercial bank not later than 7 working days from the date of obtaining the shareholders approval and deposit therein an amount equal to the 25% of the total consideration calculated as below। अब वहाँ पर 25% किसका था? पब्लिक शेयर होल्डिंग मल्टीप्लाई बाय फ्लोर प्राइस और इंडिकेटिव प्राइस, याद है आपको? तो वहाँ पे कैलकुलेशन करने का तरीका एकदम अलग था। वहाँ तो हम टोटल कंसिडरेशन निकाल रहे थे, जो भी आपकी पब्लिक शेयर होल्डिंग है मल्टीप्लाई कर लो फ्लोर प्राइस और जो भी आपका इंडिकेटिव प्राइस है उसका कितना परसेंट निकाल लेना, 25%, ऐसा ही था। यहाँ चेंज कर दिया, क्या बोला, इन केस डीलिस्टिंग इज प्रपोज थ्रू रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अगर बुक बिल्डिंग करा रहे हो the total consideration shall be calculated on the basis of number of equity shares outstanding with the public share multiplied with floor price or the indicative price if any given by the acquirer in terms of regulation number 20 whichever is higher। ये तो सेम है, ये तो तब रिवर्स बुक बिल्डिंग है तब होगा ना। लेकिन अगर आपका फिक्स प्राइस प्रोसेस है तो दूसरा प्राइसिंग और आ गया ना। तो क्या बोला इसने, द टोटल कंसिडरेशन शैल बी कैलकुलेटेड on the basis of number of equity shares outstanding with the public shareholders multiplied by the fixed delisting price offered by the acquirer। understood है या नहीं ये बात, समझ में आ गई बात? तो what it said, देखो बेसिकली क्या बोल रहा है ये, देखो डीलिस्टिंग में एस्क्रो अकाउंट में आज तक हमारे पास एक ही ऑप्शन था, दैट इज व्हाट, बुक बिल्डिंग, रिवर्स बुक बिल्डिंग। बट अब हमारे पास क्योंकि दो बातें हैं, तो हम 25% जमा करा रहे हैं ऑफ टोटल कंसिडरेशन। अच्छा अब दो केसेस हैं, अब हमारे पास एक तो है रिवर्स बुक बिल्डिंग और एक है फिक्स प्राइसिंग। अगर रिवर्स बुक बिल्डिंग का केस है तो सेम ही कहानी है। टोटल कंसिडरेशन कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय पब्लिक, ठीक है, हेल्ड बाय पब्लिक मल्टीप्लाई बाय फ्लोर प्राइस या फिर इंडिकेटिव प्राइस, जो भी हायर होगी, विचएवर इज हायर, उसके बेसिस पे निकाल देना। लेकिन जब फिक्स प्राइस है तो फिर क्या करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर्स मल्टीप्लाई बाय फिक्स्ड प्राइस,
ठीक बात है, दैट इज अ डिफरेंस। तो उसकी वजह से आपका रेगुलेशन का कंटेंट चेंज हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर उसने क्या बोला, बिफोर मेकिंग द डीपीए, यही था ना। हाँ, अंडर रेगुलेशन 15 द एक्वायर शैल डिपॉजिट इन एस्क्रो द रिमेनिंग कंसिडरेशन बीइंग 75% ऑफ द टोटल कंसिडरेशन, दैट इज द सेम थिंग। अच्छा, अब बिडिंग मैकेनिज्म में भी देख लो क्या डिफरेंस आ गया, बिडिंग मैकेनिज्म या टेंडरिंग पीरियड। अब बिडिंग में क्या हुआ था, और बिडिंग में क्या करते हैं लोग, ऑनलाइन मैनर के अंदर लोग बिड करेंगे, है ना। और 2 घंटे के अंदर तो बता देते हैं कट ऑफ प्राइस, हाँ, 2 दिन में बता देते हैं जो भी रिजल्ट आया वो बता देंगे, बिल्कुल सही, परफेक्ट बात है। तो इन केस ऑफ डीलिस्टिंग इज प्रपोज द रिवर्स बिग बिल्डिंग प्रोसेस या थ्रू फिक्स प्राइस, द बिडिंग पीरियड या टेंडरिंग पीरियड एज द केस में बी शैल बी बिगिन विद इन 7 वर्किंग डेज and shall remain open for the 5 working days. That is the same condition, no change at all, exactly same है इसके अंदर। The acquirer shall facilitate the tendering of the shares by the shareholders and the settlement of the same through the stock exchange mechanism as specified by the SEBI, and the manager to the offer shall ensure that the outcome of reverse book building process or the fixed price process as the case may be is announced within 2 hours of the closing of the bidding period. तो that is also same thing, बस चेंज हो गई इसमें, यहाँ पे फिक्स प्राइस प्रोसेस भी आ गया इसमें, पहले एक ही तरीका था, अब 2 तरीके हो गए हैं। The acquirer to the MTO shall within 2 working days from the closure of the bidding period or tendering period make a public announcement in the same newspaper in which the detailed public announcement under regulation 51 is made of the success or failure of the delisting or the reverse book building and also indicate the discovered price accepted by the acquirer। क्या ये सेम कहानी थी, 2 दिन के अंदर उनको अनाउंसमेंट देना पड़ता है कि एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, या डिस्कवर प्राइस नहीं, बस आपको जहां जहां नेसेसरी है वहां पे फिक्स प्राइसिंग प्रोसेस ऐड ऑन करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, राइट ऑफ द शेयर होल्डर टू पार्टिसिपेट इन द डीलिस्टिंग, रेगुलेशन नंबर 19, इसमें बस आपको एक वर्ड ऐड करना है, फिक्स प्राइस प्रोसेस। तो रिवर्स के साथ साथ फिक्स प्राइस प्रोसेस ऐड ऑन कर देना, बाकी सारा सेम है। और ये एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस नहीं, डीलिस्टिंग प्रोसेस आ जाएगा, उसमें सिर्फ प्रोसेस वर्ड लिखा हुआ था तो उसमें डीलिस्टिंग है, ये इतना छोटा सा अमेंडमेंट है। अब यहाँ पे रेगुलेशन नंबर 19A जो है वो इंसर्ट हो गया है, कि नया रेगुलेशन एड ऑन हुआ है। रेगुलेशन नंबर 19A हैज़ बीन इंसर्टेड स्पेसिफाइंग द प्रोविजंस फॉर द फ्लोर प्राइस विच इज़ रिप्रोड्यूस बिलो। अब रेगुलेशन 19A ने फ्लोर प्राइस के कंसर्न में भी बातें कर दी है। वैसे पहले क्या लिखा था फ्लोर प्राइस के लिए, एज पर रेगुलेशन 8 ऑफ टेक ओवर कोड, याद है आपको, रेगुलेशन 8 ऑफ टेक ओवर कोड के हिसाब से फ्लोर प्राइस निकलती है। अब क्या बोलता है, द फ्लोर प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर प्रपोज टू बी डीलिस्टेड थ्रू रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस और थ्रू फिक्स प्राइस प्रोसेस एज द केस में बी शैल नॉट बी लेस देन हाईएस्ट ऑफ द फॉलोइंग। फॉर्मूला दे दिया भैया खुद ही ने, बोले टेक ओवर से नहीं लेंगे, अब हम हमारी प्राइस खुद बताएंगे। तो क्या प्राइस बताएंगे, हाईएस्ट ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, volume weighted average price paid or payable for acquisition by the acquirer along with the PAC during 52 weeks immediately preceding the reference date। तो देखो ऐसा है कि कौन से पीरियड ले रहे हैं, रेफरेंस डेट है ना, हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से होती है, रेफरेंस डेट से ही होती है। रेफरेंस डेट से कितने वीक्स पहले, प्रायर। किसने एक्वायर किए शेयर्स, एक्वायरर और पीएसी ने, एक्वायरर और पीएसी ने एक्वायर किए शेयर्स। तो जो भी शेयर्स उसने एक्वायर किए थे ना, उनका क्या निकालना है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकालना है। उनका क्या निकालना है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकालना है। एम आई क्लियर? चलो, फिर उसके बाद इसने बोला कि द हाईएस्ट प्राइस पेड और पेबल, हाईएस्ट प्राइस पेड और पेबल, हाईएस्ट प्राइस कब पे और पे हुई थी, बाय द एक्वायरर और पीएसी दोनों वही, कब, ड्यूरिंग द 26 वीक्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द रेफरेंस डेट। कब, 26 वीक्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द रेफरेंस डेट। अब सुनो, यहाँ पे तो था 52 वीक्स का, हमने क्या निकाला था, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकाला था। अब हमें वॉल्यूम वेटेड नहीं निकालना, हाईएस्ट प्राइस निकालना है। तो वही एक्वायरर और पीएसी ने क्या किया था, एक्वायर किए थे शेयर्स कब, 26 वीक्स प्रायर में, वही रेफरेंस डेट के।
तो जो भी उसने एक्वायर किया था उसका क्या निकाल लेना, हाईएस्ट प्राइस कैलकुलेट कर लेना। क्या निकालोगे, हाईएस्ट प्राइस निकालोगे। नंबर 3, एडजस्टेड बुक वैल्यू। एडजस्टेड बुक वैल्यू एज डिटरमाइंड बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। तो यहाँ पे ये प्राइसिंग कौन निकाल रहा है, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर निकाल रहा है। किसके हिसाब से निकल रही है, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर के हिसाब से। प्रोवाइडेड दैट एडजस्टेड बुक वैल्यू शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ डीलिस्टिंग ऑफ PSUs। तो अगर PSU का डीलिस्टिंग होगा तो उसमें ये बुक वैल्यू एप्लीकेबल नहीं होगी। तो तीसरी प्राइस किसने निकाल के दी, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने निकाल के दी। चौथी, वॉल्यूम वेटेड एवरेज। अब ये मार्केट प्राइस है, ध्यान रखना। अभी तक तो क्या कर रहे थे, जो उन्होंने एक्वायर किया था उस प्राइस का हम वॉल्यूम वेटेड निकाल रहे थे, लेकिन अब मार्केट प्राइस का वॉल्यूम वेटेड एवरेज निकाल रहे हैं ऑफ द प्रीसीडिंग कितने पीरियड का, 60 ट्रेडिंग डेज immediately preceding a reference date on the stock exchange where the maximum trading volume of the equity share is recorded, provided such shares are frequently traded। अगर frequently traded होंगे तो ही मार्केट प्राइस लेना है, अगर frequently traded नहीं है तो मार्केट प्राइस नहीं ले सकते फिर हम। And the price determined by the independent registered valuer taking into account the valuation parameters such as book value, comparable trading multiples। किस केस में, अगर शेयर्स frequently traded नहीं है तो। अब इस पूरी कहानी को मैं समरी कर रही हूँ, एक बार ध्यान से सुनना कि प्राइस निकालना कैसे। कौन से प्राइस के लिए बात कर रहा है ये, फ्लोर प्राइस या फिर फिक्स प्राइस, है ना। कैलकुलेशन ऑफ फ्लोर प्राइस ऑब्लिक फिक्स प्राइस, फ्लोर प्राइस ऑब्लिक फिक्स प्राइस। अच्छा सुनो, अब फ्लोर प्राइस और फिक्स प्राइस की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट प्राइसेस हैं। जैसे पहला क्या निकाला हमने, PAC और एक्वायरर का एक्विजिशन कितने वीक का, 52 वीक्स का। तो क्या निकाल लो उसका, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकाल लो। क्या निकाल लो उसका, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अगेन एक्वायरर प्लस PAC का एक्विजिशन जो है कितने वीक्स का, 26 वीक्स का। इसका क्या निकाल लो, हाईएस्ट प्राइस। क्या निकाल लो इसका, हाईएस्ट प्राइस। ओके, तीसरा कौन निकाल रहा है, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर निकाल रहा है। लेकिन ये प्राइस किस पे एप्लीकेबल नहीं होता, PSU other than PSU। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर आप इसे फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है तो क्या होगा, और अगर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है तो क्या होगा। अगर शेयर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है तो क्या होगा, 60 days का मार्केट। तो यस, हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस लेंगे 60 प्रीसीडिंग डेज का, ट्रेडिंग डेज का, है ना। और अगर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है तो बुक वैल्यू निकलेगी। क्या निकलेगी, बुक वैल्यू। ये है पूरी कहानी हमारी। इन सब में से whichever is highest ऑफ फॉलोइंग, इन सब पांचों में से जो भी हाईएस्ट होगा, 5 नहीं 4 ही एप्लीकेबल होंगे, या तो शेयर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होंगे या नहीं होंगे, तो जो भी हाईएस्ट प्राइस निकलेगी वो हमारी फ्लोर प्राइस निकल के आ जाएगी। इज इट ओके नाउ, चलो। एडजस्टेड बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज प्लस माइनस एल, वेयर। अब एडजस्टेड बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बुक वैल्यू में कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे जो वैल्यूअर निकालेगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला इसने बताया कि A प्लस B प्लस C प्लस D माइनस L। तो A क्या है भाई, A का मतलब है एसेट्स। A मीन्स एसेट्स। कौन सी एसेट्स, अदर देन ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर, सिक्योरिटीज, इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द बैलेंस शीट as reduced by any amount shown in the asset including the unamortized amount of the deferred expenditure। B, the price of jewelry and artistic work। देखो ऊपर ज्वेलरी आर्टिस्टिक वर्क को हटाया था तो ये ज्वेलरी आर्टिस्टिक वर्क को B में ऐड ऑन कर दिया, मतलब अल्टीमेटली असेट सारी आ गई, है ना। C, the fair market value of unquoted या infrequently traded shares। ये हमारा इन्वेस्टमेंट है या नहीं,
This is an investment. Okay. D. Shall be the value adopted or assessed or assessable by an authority of the government for the purpose of payment of stamp duty in respect of immovable property. तो जो भी गवर्नमेंट के हिसाब से हमारी इमूवेबल एसेट की वैल्यूएशन है. अंतपन इन चारों पॉइंट्स में हमने सारी एसेट्स कवर कर ली हमारी. अब सारी एसेट्स कवर करने के बाद L फॉर लाइबिलिटीज, L फॉर लाइबिलिटीज माइनस कर दो. तो भैया एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दोगे तो नेट एसेट आ जाएगी ना, और नेट एसेट के बेसिस पे बुक वैल्यू निकलती है कि नहीं निकलती. दैट इज व्हाट द फॉर्मूला गिवन. तो हमें नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सारी एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस करना है और देन नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करके नंबर ऑफ शेयर्स का डिवाइड दे दोगे तो क्या निकल जाएगी आपकी बुक वैल्यू पर शेयर निकल जाएगी. ओके देखो लाइबिलिटी बैलेंस शीट में जो है बट नॉट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग. अच्छा लाइबिलिटी में लाइबिलिटीज ही आती है ना, डेट्स आते हैं ना, इक्विटी थोड़ा ना आती लाइबिलिटी में. इक्विटी थोड़ा माइनस कर दोगे, इक्विटी तो शेयर की वैल्यू है. तो जैसे इसमें क्या माइनस नहीं करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल माइनस मत कर देना. या अमाउंट सेट पार्ट फॉर द डिविडेंड, मतलब जो भी आपका रिजर्व आपने बना रखा है वो रिजर्व एंड सरप्लसेस रिप्रेजेंटिंग प्रोविजंस फॉर मीटिंग लाइबिलिटी अदर देन द असर्टेन लाइबिलिटीज. ये जो रिजर्व सरप्लस मतलब बेसिकली मैं बोलती हूँ शेयर होल्डर्स फंड इक्विटी वो माइनस नहीं करना है. उसके अलावा जो भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं प्रोविजंस है वो सब माइनस होंगे. ठीक है चलिए द रेफरेंस डेट. अब ऊपर बोला था रेफरेंस डेट, बोला था ना 52 वीक्स 26 वीक्स. तो रेफरेंस डेट कौन सी मानी जाएगी. फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग फ्लोर प्राइस शैल बी द डेट ऑफ इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट. आईपीए दिया था हमने, मेड बाय द एक्वायरर इफ सच एन अनाउंसमेंट वॉज मेड बिफोर द क्लोज ऑफ द मार्केट आवर्स, या फिर द ट्रेडिंग डे नेक्स्ट टू द डेट ऑफ आईपीए इफ सच एन अनाउंसमेंट वॉज मेड आफ्टर द क्लोज ऑफ द मार्केट आवर्स. देखो दो बातें हैं. जैसे मैंने आज आईपीए दिया तो ये आईपीए मैं कभी भी दे सकती हूँ पूरे दिन भर में, या तो मैंने मार्केट आवर्स के ड्यूरेशन में दे दिया होगा या मार्केट आवर्स के बाद में. मार्केट आवर्स के ड्यूरेशन मतलब 3:30 बजे तक कभी भी दे दिया या 3:30 बजे के बाद दिया. तो अगर मेरा आईपीए जो था वो कब आया था, बिफोर क्लोजर ऑफ द आवर था, तो सेम डेट ऑफ आईपीए ले लेना. लेकिन अगर आईपीए कब आया था, आफ्टर क्लोजर आया था तो नेक्स्ट डे ले लेना. बात समझ में आ गई. जैसे मान लो आज मैंने 4 बजे अनाउंसमेंट दिया तो कल वाली डेट ले लेना, और आज मैंने अभी 2 बजे अनाउंसमेंट दे दिया तो आज की डेट ले लेना. मेरी बात समझ में आ गई. चलिए नेक्स्ट इज डिस्कवर्ड प्राइस. हाँ जी डिस्कवर्ड प्राइस में, अब डिस्कवर्ड प्राइस में हमारे पास 2 प्राइजेस हैं भाई, क्योंकि अब यहाँ पे फिक्स प्राइस भी आ चुकी है ना. तो आफ्टर फिक्सेशन ऑफ फ्लोर प्राइस इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन नंबर 19A ऑफ दीज रेगुलेशन, discovered price shall be determined through the reverse book building process in the manner specified and shall also be disclosed by the MTO. तो जो भी मैनेजर टू द ऑफर है वो डिस्क्लोजर देगा किसको, आपकी जो भी या तो रिवर्स बुक बिल्डिंग से प्राइस आई है या फिर जो आपकी फिक्स प्राइस है, उस दोनों का डिस्क्लोजर आपको. नहीं 2 तरीके से आ सकता है ना. हाँ बिल्कुल सही बात है. नहीं अपन ने फॉर्मूला पुट किया ना अभी प्राइस कैलकुलेशन करने का, उसके अकॉर्डिंग प्राइस क्या होगी. आया समझ में. हाँ चलिए देन उसके बाद देखो जहाँ पे है ना ये फ्लोर प्राइस लिखी हुई थी उसके साथ साथ रेगुलेशन 19A का रेफरेंस डालना है, बस इतना सा अमेंडमेंट है. अच्छा अब है रेगुलेशन नंबर 20A. ये कौन नया अमेंडमेंट एड ऑन किया है इन्होंने, नया रेगुलेशन ऐड किया है रेगुलेशन 20A. मतलब डीलिस्टिंग में काफ़ी मेजर अमेंडमेंट हो गए क्योंकि उसमें प्राइसिंग ही चेंज कर दी इन्होंने, फिक्स प्राइसिंग डाल करके पूरा एम्बिटी चेंज कर दिया डीलिस्टिंग का. तो इंसर्टेड स्पेसिफाइंग द प्रोविजंस ऑफ फिक्स डीलिस्टिंग प्राइस, द सेम इज रिप्रोड्यूस एज बिलो. तो 20A क्या बोलता है अब हमें, व्हाट इट सेज, इन केस ऑफ एक्वायरर हैज प्रपोज डीलिस्टिंग थ्रू द फिक्स प्राइस प्रोसेस, the acquirer shall provide a fixed delisting price which shall be at least 15% more than the floor price calculated in terms of 19A. क्या बोल दिया 19A में प्राइस निकाली थी ना हमने फ्लोर प्राइस. तो जो एक्वायरर यहाँ पे डीलिस्टिंग दे रहा है फिक्स प्राइसिंग के थ्रू, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फ्लोर प्राइस से कम 15% ज़्यादा ऑफर देना पड़ेगा. द एक्वायरर शैल बी एलिजिबल टू अंडरटेक डीलिस्टिंग थ्रू द फिक्स प्राइसेस प्रोसेस ओनली इफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड में आपको फिक्स प्राइस का कोई ऑप्शन जो अच्छी कंपनी है वो उन्हीं के लिए मिलेगा. एंड द एक्वायरर शैल बी बाउंड टू एक्सेप्ट द इक्विटी शेयर स्टैंडर्ड और ऑफर्ड इन द डीलिस्टिंग इफ द पोस्ट ऑफर शेयर होल्डिंग ऑफ द एक्वायरर
along with the share tendered by the public shareholder reaches 90% at the fixed delisting price offered by the acquirer. तो अगेन कितना परसेंट रीच करना चाहिए? 90%. ये तो पहले भी थी कंडीशन 90% वाली. दो नई बातें ध्यान रखना इसके अंदर कौन कौन सी. नंबर 1, एक तो जो भी आपने फ्लोर प्राइस डिसाइड किया 19A के हिसाब से उसका 15% आपको यहाँ पे पेमेंट करना है. एंड नंबर 2, आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स के केस में ही फिक्स प्राइसिंग का तरीका मिलेगा. अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है तो फिक्स प्राइसिंग से डीलिस्टिंग नहीं कर पाओगे आप, है ना. नेक्स्ट इज ऑप्शन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द डिस्कवर प्राइस. रेगुलेशन नंबर 22. अब रेगुलेशन नंबर 22 में जो सब रेगुलेशन नंबर 4 था और 5 था वो सब्सिट्यूट हो गए. उनकी जगह पे अब कहानी ये पढ़ी जाएगी. क्या क्या होगी देखो. इन केस डीलिस्टिंग थ्रू द रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस, counter offer may be made by the acquirer to the public shareholders. काउंटर ऑफर याद है आपको? जिससे उसको लगता है मुझे दोबारा से कोई नया प्राइस मेंशन करना चाहिए. हाँ. प्रोवाइडेड द पोस्ट ऑफर शेयर होल्डिंग ऑफ द एक्वायरर अलॉन्ग विद द शेयर्स ट्रेडेड टेंडर्ड बाय द पब्लिक शेयर होल्डर इज नॉट लेस देन 75%. पहली बात तो काउंटर ऑफर लाने की औकात कब होगी आपकी? जवाब जो भी आपके पास ऑलरेडी शेयर्स है और जो टेंडर्ड शेयर्स हैं वो कम से कम रीच कर जाने चाहिए 75%. एंड नॉट लेस देन 50% ऑफ द पब्लिक शेयर होल्डिंग हैज बीन टेंडर्ड. दोनों कंडीशंस. एक तो आपकी शेयर होल्डिंग कितनी रीच कर जानी चाहिए? 75%. दूसरी पब्लिक शेयर होल्डर्स ने कम से कम कितना टेंडर किया होगा? 50%. तो पब्लिक वालों ने तो कम से कम 50% टेंडर किया और आपकी होल्डिंग कितनी हो चुकी है? 75%. मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये? देखो ऐसा है, इट्स लाइक दैट कि मान लो लेट्स से अभी एक्वायरर प्लस पीएसी का पहले से ही ऑलरेडी क्या था? उनका स्टेक था कंपनी में, और कंपनी में स्टेक था लेट्स से उनका 40% स्टेक था, है ना. तो उसका 60% किसका था? पब्लिक से हमने डिमांड किया तो लिस्टिंग करा रहे हैं. तो पब्लिक में से 60 में से 40% लोगों ने, मतलब ऐसा ये मान लो 40 करोड़ है, ये 60 करोड़ है और यहाँ पे 40 करोड़ लोगों ने अपने शेयर टेंडर एक्वायरर को. ऐसा होते ही एक्वायरर का स्टेक कितना हो गया? हो गया ना. तो क्या ये 75% से ऊपर चला गया? अच्छा. दूसरा, यहाँ पे जो पब्लिक वाले थे 60 में से 40 ने टेंडर किया ना, तो क्या ये मोर देन 50% है? हाँ. इसका दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. बोथ द कंडीशंस आर बीइंग सेटिस्फाइड. तो क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसलिए अब वो क्या ला सकता है? काउंटर ऑफर ला सकता है. तो पहले ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन अब इन्होंने कंडीशन ऐड ऑन कर दी यहाँ पे कि काउंटर ऑफर लाने की औकात कब आएगी आपके ऊपर? तो कब आएगी? जब कम से कम 75% रीच कर जाए और एक्वायर जो पब्लिक शेयर होल्डर से कम 50% क्या कर दें? टेंडर कर दें. द काउंटर ऑफर इन टर्म्स ऑफ सब रेगुलेशन नंबर 4 may be made within 2 working days of the closure of the bidding process and thereafter the acquirer shall ensure compliance with the provisions. ये 2 दिन वाली कंडीशन तो पहले भी थी. That is the same condition. The counter offer price shall not be less than the higher of volume weighted average price of the shares tenders या offered in the reverse book building process. ये दूसरा indicative price if any offered by the acquirer. तो counter offer price कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2 prices हैं. एक तो नंबर 1 volume weighted average price of shares tendered या offered in the reverse book building process, वो वाली प्राइस, या फिर इंडिकेटिव प्राइस जो भी है इनसे विच एवर इज हायर, इससे कम आपका काउंटर ऑफर प्राइस नहीं हो सकता. जबकि पहले क्या था? काउंटर ऑफर प्राइस कम से कम बुक वैल्यू होनी चाहिए. ऐसा था ना वहाँ पे. अब वो हट गया, उसकी जगह पे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस डाल दी इन्होंने. तो वो या फिर इंडिकेटिव प्राइस विच एवर इज हायर, कम से कम उतनी प्राइस तो होगी ही होगी. ऑल डन. चलिए हाँ, ये तो मतलब डीलिस्टिंग में तो काफ़ी सारा चेंजेस हो गया, काफ़ी मेजर अमेंडमेंट उन्होंने कर दिया क्योंकि प्राइसिंग के चक्कर में हर जगह इम्पैक्ट पड़ गया इसका, हर एक रेगुलेशन पे इम्पैक्ट आ गया. तो डीलिस्टिंग में ये मेजर अमेंडमेंट जो भी है, बाकी सब तो छुटपुट ही थे, ज़्यादा कुछ नहीं था. चलो अब यहाँ पे द वर्ड टेंडर्ड ऑफर्ड जो है उनकी जगह पे क्या वर्ड यूज़ करना है? टेंडर्ड और ऑफर्ड अंडर रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस और द फिक्स प्राइस प्रोसेस और द काउंटर ऑफर एज द केस में भी. ये पूरा लिखना है उसकी जगह पे. वो तो डिपेंड करता है आप लिखोगे भी क्या इतना.
चलिए नेक्स्ट जो है रेगुलेशन नंबर 24 पेमेंट अपॉन सक्सेस। तो व्हाट इट सेड कि जहाँ जहाँ रेगुलेशन 20 लिखा हुआ है बिफोर एंड आफ्टर द सिंबल, तो वहाँ पे क्या लिखना है, फिक्स प्राइस ऑफर्ड बाय द एक्वायरर इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन 20A। तो 20 की जगह 20A1 आ जाएगा, 20A1। ये इस तरह के अमेंडमेंट्स आपको डालने पड़ेंगे। पेमेंट हम किसके हिसाब से कर रहे हैं, 20A1 के हिसाब से कर रहे हैं। और क्लॉज 1 देयर ऑफ आफ्टर द वर्ड्स रेगुलेशन नंबर 22, तो रेगुलेशन नंबर 22 की जगह पे आपको क्या लिखना है, रेगुलेशन नंबर 20A लिखना पड़ेगा, रेगुलेशन नंबर 20A। हाँ, रेगुलेशन नंबर लिख ही नहीं रहे आप लोग, तो नहीं लिख रहे आप तो वैसे भी रेफरेंस डालोगे, तो जो हेडिंग्स है वही डालना है आपको, ठीक है, हेडिंग के हिसाब से ही काम होगा। ये तो इतना कोई रेलेवेंट नहीं अरेंजमेंट वाला। अच्छा, बायबैक का छोटा सा अमेंडमेंट है, वो देख लो, बस हो गया अब तो अमेंडमेंट डन है। अच्छा, बायबैक में क्या बोला है, रेगुलेशन 19 एंड 22B ऑफ द सेबी बायबैक रेगुलेशन, इट इज प्रोवाइडेड दैट for determination of the volume weighted average market price under regulation number 19 and the calculation of lower and the price of regulation 22B, the effect on the price of equity share of the company due to material price movement and confirmation of report event on information may be excluded as per the framework of regulation number 30 sub regulation number 11 of the SEBI LODR regulation and the same are reproduced as here under। अब कुछ क्या बोल रहा है ये देख लो, provided that the effect on the price of the equity share of the company due to material price movement and confirmation of the reported event or information may be excluded as per the framework of regulation number 30 sub regulation number 1। अच्छा, बेसिकली रेगुलेशन 30 मटीरियल इवेंट का डिस्क्लोजर बोलता है LODR का, तो जो बायबैक है क्या वो मटीरियल इवेंट है या नहीं, तो उसके डिस्क्लोजर की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कोई खास नहीं है सच, आप छोड़ सकते हो, छोड़ो इसको, दोनों वही मटीरियल के बारे में बात कर रहे हैं। SEBI buyback regulation number 4 has specified conditions and requirement for buyback of shares or specified security. The amendment have been made in clause A and B of regulation number 4(2), where the word set out a lower amount is substituted with whichever is lower। तो the set out lower amount ऐसा लिखा हुआ लैंग्वेज, उसको whichever is lower, मीनिंग वही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। Company shall not issue any shares or other specified security, including by way of bonus, till the date of expiry of buyback, except in discharge of subsisting obligation through conversion of warrant, stock options scheme, sweat equity, conversion of preference share of debentures into equity shares, provided that the relevant details of the potential impact on such subsisting obligation, if any, shall be disclosed in the public announcement। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, देखो कंपनी क्या नहीं करेगी, शैल नॉट इशू एनी शेयर या अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इंक्लूडिंग बोनस, वोनस नहीं लाती है कंपनी। कंडीशन पढ़ी ना हमने, बायबैक करते हैं तो हम नया शेयर इशू नहीं करते हैं, कंडीशन याद है क्या। तो लेकिन कर सकते हैं हम, क्या क्या कर सकते हैं हम वारंट कन्वर्जन कर सकते हैं, अगर आपको वारंट ड्यू है वो कन्वर्जन करना है तो वो आप कर सकते हो। हाँ, स्टॉक ऑप्शन कर सकते हैं, स्वेट इक्विटी का कन्वर्जन कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर्स जो कन्वर्टेबल है उनका कन्वर्जन कर सकते हैं, है ना, ये सब कर सकते हैं आप। तो ये पहले भी था। चलो, एंड लास्टली म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में एक मार्केट अब्यूज़ की डेफिनेशन एड ऑन की इन्होंने, मार्केट अब्यूज़। तो इसका क्या मतलब है, इंक्लूड्स मैनिपुलेटिव, फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस विच में कॉन्ट्रवीन Section 12A of the Act of any provisions of the SEBI Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices Regulation और the SEBI Prohibition of Insider Trading Regulation 2015। तो एक लैंग्वेज यहाँ पे ऐड ऑन कर दी है मार्केट अब्यूज़ को लेकर के। तो मार्केट अब्यूज़ से हमें क्या मतलब है, जो आपका प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस वाला एक तो रेगुलेशन हमारा है ना, एक तो कौन सा हो गया अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, और दूसरा हो गया PIT रेगुलेशन। तो इनके अंदर अगर आपने कोई भी मैनिपुलेटिव, फ्रॉडलेंट या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की है या कॉन्ट्रावेंशन किया है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, मार्केट अब्यूज़ बोलेंगे। ठीक है, ऑल डन। तो फाइनली ऑल अमेंडमेंट्स आर डन। देखो बाकी सारे चैप्टर्स में तो बहुत माइन्यूट से अमेंडमेंट है, एक मेजर अमेंडमेंट डी लिस्टिंग का है, तो आप सबसे पहले डी लिस्टिंग के अमेंडमेंट को गो थ्रू करना, क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसके साथ साथ मार्किंग कर लेना। अभी बहुत अजीब क्यों लगा हमें, क्योंकि पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं लिंक हो गया है। तो व्हाट यू नीड टू डू, सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि जो अमेंडमेंट्स मैंने आज आपको बताए हैं वो अपने नोट्स में जहाँ ऑलरेडी आपने लिख रखा है ना डी लिस्टिंग रेगुलेशन, उसके साथ साथ इसको इंसर्ट कर लेना।
फिर फ्लो में जब पढ़ोगे ना चैप्टर तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, दैट्स इट।